वन पहले एक बोरिंग ऑफिस वर्कर था। पूरे दिन ऑफिस में रहता, घर सिर्फ सोने जाता था। लेकिन एक दिन वो जागता है तो खुद को 2 साल के छोटे बच्चे के शरीर में पाता है। वो हैरान हो जाता है, ये मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? तुरंत कमरे में इधर उधर भागता है कि पता चले मैं कहाँ हूं। सीधा खिड़की पर जाता है और बाहर देखकर दंग रह जाता है। मध्य युग वाला विशाल महल और पूरा शहर। अचानक उसकी मेड टिल दौड़ती हुई आती है, सोचती है कि ये बच्चा बिना पैराशूट के खिड़की से कूदने वाला है। वो उसे नीचे उतारती है और कहती है, खिड़की पर खड़े होना खतरनाक है। हीरो बताता है कि वो बस नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। टिल समझ नहीं पाती कि 2 साल का बच्चा इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रहा है। उसे तो स्कीबिडी टॉयलेट और फोर्टनाइट वाला ब्रेन रॉट देखना चाहिए था ना। तभी हीरो को पुरानी यादें आने लगती हैं। वो जल्दी से रिकैप करता है और टिल को बताता है, मेरा नाम वैन नेफर्थियो है, मेरे पिता मार्के जल्पा हैं, उसके 3 बड़े भाई भी हैं। टिल सोचती है कि ये न्यूटन का दूसरा अवतार है क्या। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। 3 मीड्स हीरो के चारों तरफ घेरा डालकर उसे खिलाती हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट है। हीरो को अटेंशन अच्छा लगता है। भले शरीर 2 साल का हो, अंदर से वो मिडिल एज का परवर्ट है ना। अचानक उसके पिता जल्पा अपने बेटों से पूछते हैं, आज क्या पढ़ाई करने वाले हो? सब बताते हैं अपना सब्जेक्ट। फिर जल्पा हीरो से पूछता है, और तू क्या करेगा? हीरो सीरियस होकर बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, तो बेसिक्स से शुरू करूंगा। हमारे देश की कल्चर और हिस्ट्री सीखूंगा। भाई लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन जल्पा हंसने लगता है। मैंने अपने सबसे छोटे बेटे को कम आंका। वो सोचता है कि हीरो को भी फायर मैजिक आएगी, जैसे उसे और उसकी मर चुकी पत्नी को आई थी। हीरो पहले से जानता है कि इस दुनिया में अलग अलग मैजिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। नोबल लोग सिर्फ 4 बेसिक एलिमेंट पसंद करते हैं, फायर, वाटर, विंड, अर्थ, क्योंकि इनमें ऑफेंसिव पावर बहुत है। बाकी सारे मैजिक एट्रीब्यूट्स को डिसग्रेस समझा जाता है। हीरो के सारे भाइयों को इन 4 में से एक मिला हुआ है। बाद में टिल हीरो को देश के बारे में बताती है। हीरो बहुत एक्साइटेड हो जाता है जब पता चलता है कि यहाँ कितनी सारी इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं। टिल बताती है, एल्व्स, ड्वार्व्स वगैरह तो हैं ही। बाकी मेड्स कहती हैं, बच्चा इतना सब समझेगा नहीं। हीरो टिल से कहता है, इन इग्नोरेंट लोगों की बात मत सुन, मैजिक टूल्स के बारे में बता। टिल बताती है मैजिक क्रिस्टल्स और रॉक्स के बारे में जो मैजिक स्टोर कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करके मैजिक टूल्स बनाए जाते हैं। जब हीरो बेसिक्स सीख रहा होता है, तभी ओल्ड बटलर एस्पार्टा ढेर सारी किताबें रख देता है। कहता है, पहले देखते हैं तू कितना जानता है। हीरो उसके मूंछों वाले डरावने लुक से थोड़ा डर जाता है। बताता है, मैं अभी ठीक से पढ़ नहीं सकता, लेकिन थोड़ा मैथ जानता हूं। एस्पार्टा बेसिक्स से शुरू करता है। 3 + 5 कितना? हीरो बिना उंगलियां गिने जवाब दे देता है। बटलर इतना इम्प्रेस हो जाता है कि खुद पढ़ाने का फैसला करता है। हीरो समझ जाता है, अब नरक शुरू होने वाला है। और सच में एस्पार्टा सुबह से शाम तक पढ़ाता है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हीरो पढ़ना लिखना सीख जाता है। फिर 4 साल की उम्र में सोर्ड्समैनशिप ट्रेनिंग शुरू होती है। पहला पार्टनर टिल है। वो हीरो की लकड़ी की तलवार से ऐसे बचती है जैसे एलर्जी हो। हीरो थक कर घुटनों पर बैठ जाता है। टिल मजाक उड़ाती है, मैं जीत गई। हीरो पाउट करते हुए उसके पीछे भागता है। बाकी जेलस मेड्स टिल को पकड़ लेती हैं। कहती हैं, नोबल को इंसल्ट किया, पनिशमेंट दो। हीरो कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मेड्स नहीं मानती। तो हीरो बस उसकी फोरहेड पर हल्का सा ठोक देता है। सबको बोलता है, जस्टिस हो गया। अगले साल हीरो सोर्ड ट्रेनिंग पर फोकस करता है। 5 साल की उम्र में वो सीनियर स्टूडेंट्स को हरा देता है, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ सिंपल अटैक पैटर्न यूज करते हैं, जबकि हीरो का ब्रेन तो ग्रोन अप है। दूसरे स्टूडेंट्स इंप्रेस हो जाते हैं और वो हैरान होते हैं जब हीरो निचले स्टेटस वाले बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा बिहेव करता है। फिर ब्रेक होता है जब डेप्यूटी कमांडर ऑफ नाइट्स डी आता है। वो हीरो के हाथ देखता है, बिल्कुल स्मूथ, कोई कैलसेस नहीं। सोचता है, इतना अच्छा कैसे हो गया बिना प्रैक्टिस के। हीरो बताता है, पढ़ाई में इतना बिजी हूं, ट्रेनिंग कम करता हूं। डी बताता है कि मार्के ने एस्पार्टा को ऑर्डर दिया था, हीरो की पढ़ाई 3 गुना हार्ड कर दो। हीरो को झटका लगता है। अब समझ आया कि लेसन इतने लंबे और मुश्किल क्यों थे। डी पूछता है, सोर्ड फाइटिंग सीखना चाहता है? मैं मार्के से बात करके पढ़ाई कम करवा दूंगा। तू देश का सबसे बड़ा सोर्ड्समैन बन सकता है। हीरो कहता है, दोनों चाहिए, पढ़ाई भी और सोर्ड स्किल्स भी। डी फैसला करता है, मैं खुद ट्रेन करूंगा। कहता है,
बच्चा है, आसान रखूंगा। लेकिन वो झूठ था। डी की ट्रेनिंग डायबॉलिकली हार्ड थी। फिर भी हीरो को रीइंकार्नेटेड लाइफ बहुत पसंद आ रही थी। एक और साल बीतता है। 6 साल का हीरो पूरे टेरिटरी में जीनियस मशहूर हो जाता है, लेकिन वो बर्नआउट हो जाता है। बस किताबें और तलवार। एक दिन टिल से कहता है, बाहर घूमना है। टिल उसे मार्केट ले जाती है, 2 नाइट साथ में। हीरो अलग अलग दुकानें देखकर एक्साइटेड हो जाता है। पीछे एक बड़ा बिल्डिंग देखता है। टिल बताती है, ये मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है। पूरे देश में ब्रांच हैं। इस दुनिया का वॉलमार्ट। अचानक एक आदमी एक गंदा पीटा हुआ लड़का घसीटता हुआ आता है। आदमी हीरो से कहता है, मत देख, ये कोई शो नहीं। नाइट्स गुस्से में उसका सिर काटने को तैयार हो जाते हैं। हीरो रोकता है और पूछता है, ये लड़का कौन है? आदमी घमंड से कहता है, मेरा बेटा है, गुलामी में बेचने जा रहा हूं। कोई रोक नहीं सकता। हीरो को सबसे बड़ा शौक लगता है। टिल बताती है, गरीब लोग अक्सर बच्चों को पैसे के लिए बेच देते हैं। हीरो बहुत गुस्सा होता है। तभी एक टैंड लेडी आती है, रोजली फ्रॉम मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स। वो हीरो को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। टिल प्राउडली फैमिली क्रेस्ट दिखाती है। हीरो तुरंत पूछता है, इस ब्लू हेयर्ड लड़के की कीमत कितनी? रोजली देखती है और पूछती है, मैजिक एट्रीब्यूट है क्या? बाप कहता है, चोरी करने वाला मैजिक। रोजली बोलती है, सिर्फ 3 लार्ज सिल्वर कॉइन्स। बाप गुस्से में लड़के को लात मारने लगता है, इतना बेकार। रोजली कहती है, अपने बेटे से अच्छा बर्ताव करो, लेकिन वो उसे दूसरी दुकान ले जाने लगता है। हीरो बोलता है, मैं 5 लार्ज सिल्वर कॉइन्स दूंगा। बाप मान जाता है। हीरो लड़के को आजाद करता है, हाथ पकड़कर उठाता है। नाम पूछता है, कॉम। कॉम हाथ पकड़कर खड़ा होता है। हीरो कहता है, अब तू जहां चाहे जा सकता है। टिल पूछती है, खरीदा तो क्यों, छोड़ क्यों दिया? हीरो कहता है, बस मदद करनी थी। कॉम के पास कहीं जाने की जगह नहीं। हीरो उसे महल ले चलता है। नाइट्स कहते हैं, अननोन लड़के को ऐसे नहीं ले जा सकते, स्लेव बनाकर ले आओ। हीरो को स्लेवरी से नफरत है, लेकिन कॉमराडरी है। रोजली कहती है, पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करो। दोनों का हाथ पकड़कर स्पेल करती है। कॉम के हाथ पर टैटू बन जाता है। वो अब हीरो का सर्वेंट है। हीरो कॉम को महल ले जाता है। वो जल्दी ही टैलेंटेड और लॉयल सर्वेंट बन जाता है। एक दिन कॉम आता है। डी आपको ढूंढ रहा है। हीरो उसे कुकी देता है, बोल देना मैं नहीं हूं। कॉम कुकी लेता है और कहता है, डी को पता है आप यहीं हैं। हीरो कहता है, कोई कहानी बना देना। फिर देखता है कॉम ने ग्लव्स नहीं पहने जो उसने खरीदे थे। कॉम कहता है, टैटू दिखाना चाहता हूं दुनिया को, ये प्रूफ है कि मैं हीरो का हूं। हीरो कहता है, ग्लव्स पहनो, मैं चाहता हूं। कॉम तुरंत बदल जाता है। तभी डी दरवाजा खटखटाता है। कॉम बाहर जाकर कहता है, हीरो यहां नहीं। डी कहता है, एक सर्वेंट ने देखा था अंदर जाते। कॉम बोलता है, वो तो ब्रॉड डेलाइट में हैवी श्रूम्स कर रहा होगा। डी को कुकी क्रम्स दिखते हैं कॉम के मुंह पर। कॉम जल्दी पहुंच लेता है, आप भी श्रूम्स पर हो क्या? डी इम्प्रेस हो जाता है। गुलाम लड़का मालिक की इतनी प्रोटेक्शन कर रहा है, तो वो कॉम को ट्रेन करने का फैसला करता है। 2 और साल बीतते हैं। हीरो 8 साल का हो जाता है। अब अप्रेजल सेरेमोनी का टाइम है। सबको उम्मीद है, हीरो जीनियस है, सबके साथ अच्छा है, वो हमारा लॉर्ड बनेगा। पिता जल्पा को यकीन है, फायर एलिमेंट मैजिक आएगी। लेकिन अप्रेजल में प्रोडक्शन मैजिक आता है। जल्मा को घृणा और निराशा होती है। कहता है, प्रोडक्शन मैजिक नोबल्स के लिए सबसे खराब है। कच्चे माल और इमेजिनेशन से सोर्ड वगैरह बना सकते हैं, बिना मैजिक के भी हो जाता है। ये तो ग्लोरीफाइड ब्लैकस्मिथ है। मैं और तेरी माँ दोनों स्ट्रॉन्ग फायर मेजेस थे। मैं नहीं मान सकता कि मेरा बेटा वीकेस्ट मैजिक वाला हो। तलवार निकालता है और कहता है, उस रात तलवार निकालनी चाहिए थी, आज गलती सुधारता हूं। हीरो डर से जम जाता है, लेकिन बड़े भाई मुर्गा बीच में आ जाता है। कहता है, हमारे टेरिटरी में एक रिमोट विलेज है, नेमलेस विलेज। वहां विकास नहीं हुआ, उसे हीरो को डेवलप करने दो। जल्मा पूछता है, और बताओ? मुर्गा कहता है, सिर्फ 100 लोग हैं, कुछ खास नहीं। उत्तर में पहाड़ों में स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं। पास में दूसरा नोबल का डोमेन है। राइवल किंगडम येलानेट्टा भी पास है, वहां सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। जल्मा मान जाता है। नेमलेस विलेज हाल ही में मिला है, लोग अभी लॉयल नहीं हैं। परिवार का सदस्य भेजना अच्छा फैसला है। मुर्चा की तारीफ करता है, डिसग्रेस का भी इस्तेमाल निकाल लिया। हीरो को जल्दी से विलेज जाने को कहता है।
सब जाने के बाद मुर्का माफी मांगता है, कहता है पिता के हाथों मरने से बेहतर ये था। हीरो थैंक यू कहता है। मुर्का प्रॉमिस करता है जितना हो सके मदद करूंगा। हीरो पैकिंग शुरू करता है। टिल मार्के पर गुस्सा होती है। हीरो कहता है मैं तो एक्साइटेड हूं, वहां बहुत फ्री टाइम मिलेगा। पिता ने नाइट्स नहीं जाने दिए। मुर्का ने एडवेंचरर्स हायर किए। पहले सिर्फ कॉम को जाने की इजाजत थी, फिर मुर्का की वजह से टिल भी जा रही है। तभी डी आता है, मैं भी जा रहा हूं, ट्रेनिंग पूरी करनी है। हीरो नहीं चाहता, कहता है पिता ने मना किया है। डी कहता है मुझे कोई खबर नहीं मिली, 2 नाइट्स भी साथ लाया है। एस्पार्टा भी आता है, मैं रिटायरमेंट ले लिया, अब तुम्हारे साथ पढ़ाऊंगा। जब कैरेज चलने लगती है, हीरो थोड़ा उदास होता है। पिता ने फैमिली क्रेस्ट यूज नहीं करने दिया, लेकिन पूरी सिटी इकट्ठा हो जाती है। नाइट्स बड़े बड़े बैनर लिए हैं, वैन जा रहा है। हीरो घबरा जाता है। नाइट्स कहते हैं डी के ऑर्डर हैं, जब तक वो न कहे बैनर नहीं हटेंगे। और डी सो रहा है। पूरी सिटी गुड बाय कहती है। हीरो प्रॉमिस करता है एक दिन लौटूंगा। बाद में हीरो एक छोटी टहनी उठाता है। प्रोडक्शन मैजिक से उसे सोर्ड बना देता है। कॉम और टिल इम्प्रेस हो जाते हैं। हीरो कहता है बस देखना था यूजलेस, कही जाने वाली मैजिक का अच्छा यूज है कि नहीं। टिल बताती है विलेज पास आ गया। हीरो कॉम से कहता है अगर विलेज की लाइफ पसंद न आए तो वापस महल जा सकता है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई कर दूंगा। मुर्चा अच्छा ट्रीट करेगा। कोएम मना कर देता है, मैंने हीरो की सेवा की कसम खाई है, अंत तक साथ रहूंगा। हीरो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। पिछले जन्म में तो कोई प्रपोजल भी नहीं मिला था। अचानक कैरेज रुक जाती है। हीरो खिड़की खोलता है। नाइट बताता है आगे ट्रबल है, विलेज पर बैंडिट्स का अटैक है। हीरो तुरंत मीटिंग बुलाता है। डी कहता है बैंडिट्स लड़ने के आदी हैं, विलेजर्स उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। लगभग 50 बैंडिट्स हैं। मोटी लकड़ी की दीवार अभी रोक रही है, लेकिन बैंडिट्स दूर से तीरों से गांव वालों पर हमला कर रहे हैं। हीरो वान डी से कहता है कि हमें इन बैंडिट्स से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सब मिलकर काम करें तो हम इन्हें भगा सकते हैं। लेकिन एडवेंचरर्स के लीडर ऑर्थो मना कर देता है। वो कहता है मेरा मिशन सिर्फ हीरो को गांव तक सुरक्षित पहुंचाना है। मैं अपने आदमियों को ऐसी लड़ाई में नहीं भेजूंगा जहां हम कमजोर पड़ रहे हैं। हीरो कहता है कि ये गांव वाले पहले वो लोग हैं जो मेरे राज में आएंगे, हमें इन्हें बचाना चाहिए। ऑर्थो जवाब देता है ये बातें तुम जैसे नाइट के लिए ठीक हैं, लेकिन हम एडवेंचरर्स हैं, यहां नाइट वाली लॉजिक नहीं चलती। हीरो के पास कोई जवाब नहीं बचता। वो ऑर्थो से कहता है ठीक है, तुम हीरो की सुरक्षा करना, मैं और नाइट्स मिलकर बैंडिट्स को भगाते हैं। वो ये भी कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो हीरो को लेकर शहर वापस भाग जाना। लेकिन एस्पार्टा इस प्लान को बेवकूफी भरा बताता है। वो सबको बताता है मैं देखने में साधारण नौकर लगता हूं, लेकिन असल में मैं एक एलिमेंटल मेज हूं और मैं इस लड़ाई में मदद करूंगा। सबको यकीन नहीं होता, लेकिन एस्पार्टा कहता है मैं एक दीवार बना दूंगा, एडवेंचरर्स उसके पीछे से तीर चलाओ। इससे बैंडिट्स का ध्यान बंटेगा और हीरो के नाइट्स दोनों तरफ से हमला कर देंगे। एस्पार्टा सोचता है कि चारों तरफ से हमला होने पर बैंडिट्स भाग जाएंगे। हीरो पूछता है क्या तुम पीछे रहकर लड़ोगे? एस्पार्टा हाँ कहता है, मुझे लगातार अटैक करते रहना होगा ताकि उनका ध्यान मुझ पर रहे। हीरो कहता है ये बहुत खतरनाक है, तुम मर सकते हो। एस्पार्टा बोलता है मैं इतने सालों तक वफादारी से सेवा करने के बाद ऐसे जगह पर मरना चाहता हूं, ब्लेज ऑफ ग्लोरी में। हीरो कहता है नहीं, तुम मेरे परिवार की इतनी सेवा के बाद ऐसे मर नहीं सकते। नाइट्स को भी मैं नहीं मरने देना चाहता। अगर अब भी एस्पार्टा और डी खो गए तो मैं अकेले गांव को डेवलप नहीं कर पाऊंगा। पापा मुझे फेलियर के लिए जरूर एग्जीक्यूट कर देंगे। इसलिए हीरो एक नया प्लान बताता है, मैं खुद डीकॉय बनूंगा। सब सदमे में आ जाते हैं। टिल तुरंत मना करती है और कहती है मैं डीकॉय बनूंगी। काम भी तैयार हो जाता है। हीरो कहता है मैं किसी अपने को मरते नहीं देख सकता, इसलिए मैं ही डीकॉय बनूंगा। मैं गाड़ी लेकर सीधे बैंडिट्स पर हमला करूंगा ताकि बाकी लोग साइड से अटैक कर सकें। डी कहता है बहुत रिस्की है। हीरो याद दिलाता है तुमने मुझे ट्रेनिंग दी है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, और अगर मर भी गया तो किसी नोबल के लिए इससे बेहतर मौत क्या होगी, अपने लोगों के लिए मरना। वो तलवार निकालता है और डी से कहता है अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर यहीं छोड़ देना, फैमिली का नाम मेरी मौत से दागदार नहीं होना चाहिए। हीरो की बातें सुनकर ऑर्थो का दिल पिघल जाता है। वो सोचता है
पहले मुझे ये जॉब लेने में खुशी नहीं थी क्योंकि ज्यादातर नोबल घमंडी होते हैं, लेकिन हीरो ने मुझे मिलकर कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तू कितना कूल और बैडएस लगता है। अब वो अपनी जान दांव पर लगा रहा है अपने लोगों के लिए। ऑर्थो फैसला करता है, मैं भी लड़ूंगा। हीरो कहता है, ये तुम्हारे पेमेंट से बाहर है। ऑर्थो बोलता है, अगर मैं एक लड़के को मेरे सामने जान जोखिम में डालने दूं तो मैं कूल और बैडएस कैसे रहूंगा। उसके दोस्त भी राजी हो जाते हैं। फिर डी आगे आता है और कहता है, मैं अपने लॉर्ड को अकेला नहीं छोड़ सकता जब तक जिंदा हूं। एस्पार्टा भी कहता है, अगर तू सोचता है कि जान जोखिम में डालना अच्छी स्ट्रैटेजी है तो मुझे तुझे दोबारा सिखाना पड़ेगा। वो तुरंत नया प्लान बनाता है, सेकंडों में अर्थन वॉल खड़ी कर देता है। फिर नाइट्स और एडवेंचरर्स को दोनों तरफ से फ्लैंक करने को कहता है। ऑर्थो और उसका हैवीवेट दोस्त एक तरफ जाते हैं, डी और उसके आदमी दूसरी तरफ। बाकी एडवेंचरर्स दीवार के पीछे से तीर चलाते हैं। कुछ बैंडिट्स गिर जाते हैं। बैंडिट लीडर चिल्लाता है, पहले दीवार के पीछे वालों को मारो, लेकिन तभी डी दौड़कर आता है और एक साथ कई को ठिकाने लगा देता है। ऑर्थो, एडवेंचरर्स और नाइट्स भी अटैक में शामिल हो जाते हैं। इतना ही नहीं, डी एक मेनेसिंग ऑरा निकालता है जिससे बैंडिट्स के पैंट गीले होने लगते हैं। वो डर के मारे भागने लगते हैं। बैंडिट लीडर समझ जाता है कि अब नहीं जीत सकते। वो दीवार की तरफ दौड़ता है ताकि पीछे वालों को मार दे। ऑर्थो चेतावनी देता है लेकिन टीम रिएक्ट नहीं कर पाती। साइक्लॉप्स जैसा बैंडिट लीडर अपना भारी कुल्हाड़ी घुमाने वाला होता है ग्रीन हेयर्ड नर्ड पर। तभी हीरो क्लच में आता है। वो लीडर को ताना मारता है, ध्यान अपनी तरफ खींचता है, फिर उसे नटमैग करता है और पीछे से घुटनों पर वार करता है। बैंडिट लीडर जमीन पर गिर जाता है। काम भी कूद कर आता है, लीडर के कुल्हाड़ी को पैर रखकर उछलता है और डेवस्टेटिंग फिनिशिंग ब्लो मारता है। जल्दी ही बाकी सारे बैंडिट्स पकड़ लिए जाते हैं। हीरो की टीम का कोई भी नहीं मरता। ऑर्थो खुश है कि बेस्ट रिजल्ट मिला। वो कहता है, पेमेंट मिलते ही हमारा काम खत्म, लेकिन अब हीरो के बारे में थोड़ा क्यूरियस हो गया हूं। मुझे उसमें बहुत पोटेंशियल दिखता है। टीम से पूछता है, क्या हम रुककर देखें कि ये लड़का इस बेनाम गांव का क्या बनाता है। आधे लोग कहते हैं, यहां पैसे नहीं हैं, लेकिन उसकी कोर टीम रुक जाती है। उन्होंने हीरो को एक्शन में देखा है, वो कोई आम लड़का नहीं है। वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि यकीन है कि वो बड़ा बनेगा और फिर लॉयल्टी पॉइंट्स कैश इन कर लेंगे। इस बीच टिल हीरो को डांटती है कि जान जोखिम में क्यों डाली, अगली बार मुझे डेंजर में जाने देना। तभी डी और बाकी लोग आते हैं और बताते हैं कि गांव वाले गेट पर इकट्ठा हो गए हैं। हीरो गर्व और उम्मीद के साथ गांव में कदम रखता है, लेकिन गांव को देखते ही उसका गर्व और उम्मीद थोड़ा कम हो जाता है। सब कमजोर और उदास दिख रहे हैं। गांव का चीफ हीरो का स्वागत करता है और जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। हीरो पहला सवाल पूछता है, क्या पहले भी गांव पर हमले हुए हैं? चीफ हाँ कहता है, इस साल कई बार हो चुके हैं। हीरो पूछता है, क्यों? चीफ बताता है, पहले ये गांव दूसरे टेरिटरी में था, वहां नाइट्स नियमित पेट्रोल करते थे। जब से फियो फैमिली के टेरिटरी में आए, कोई देखने वाला नहीं आया। हीरो माफी मांगता है और कहता है, मेरे पिता अभी छोटे गांवों की वैल्यू नहीं समझते। ये सुनकर गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। चीफ पूछता है, क्या नोबल लोग सोचते हैं कि छोटे गांव टैक्स कम देते हैं इसलिए प्रोटेक्ट करने लायक नहीं? हीरो कहता है, किसी को ब्लेम करने से फायदा नहीं। गांव वाले और गुस्सा होते हैं। नोबल कभी नहीं समझेगा हम क्या झेलते हैं। हीरो कहता है, हम गांव के फ्यूचर की बात कर रहे हैं, गुस्सा यहां बेकार है। नोबल्स गांव की हालत के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन असली वजह किंगडम के फाउंडर द्वारा लिखे गए लॉज हैं। कानून को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलेगा, हमें कुछ और करना होगा गांव को बचाने के लिए। पहला तरीका, ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ कि किंगडम इग्नोर न कर सके। दूसरा, इतने पैसे कमाओ कि मर्सनरीज हायर कर सको। तीसरा, गांव पर मेहनत करके उसे बेहतर बनाओ। एक गांव वाली कहती है, हमने भी ये सोचा था, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। हीरो कहता है, अब चीजें अलग हैं क्योंकि अब नया लॉर्ड आ गया है और मैं गांव की रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा। गांव वाले अभी भी भरोसा नहीं करते क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन तभी एस्पार्टा और बी आगे आते हैं। अपने आप को फॉर्मर हेड बटलर और वाइस कमांडर ऑफ द नाइट ऑर्डर बताते हैं। गांव वाले अचानक कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब गांव सही हाथों में है। चीफ पूछता है, क्या हीरो के पास पावरफुल एलिमेंटल मैजिक है? हीरो साफ कहता है, मेरा बेस्ट प्रोडक्शन मैजिक है, कॉम्बैट स्ट्रेंथ की उम्मीद मत करना। गांव वाले खुलकर उदास हो जाते हैं। हीरो का ईगो को ठेस पहुंचती है।
तभी एक विलेजर टैक्स के बारे में पूछता है। अभी हम अपनी कमाई का 30% मुश्किल से दे पाते हैं। हीरो तुरंत कहता है, गांव स्थिर होने तक टैक्स सिर्फ 10% रहेगा। सारे गांव वाले तुरंत उसे पसंद करने लगते हैं। फिर हीरो कहता है, गांव की डिफेंस पर काम करना होगा। एस्पार्टा से पूछता है, क्या तेरी अर्थ वॉल लंबे समय तक टिकती है? एस्पार्टा कहता है, थोड़ी देर बाद माना खत्म हो जाता है, फिर मिट्टी का ढेर बन जाती है। हीरो कहता है, बाद में मजबूत दीवार बनाएंगे, लेकिन अभी एस्पार्टा जादू से एक दीवार बना दे। एस्पार्टा तुरंत पूरे गांव के चारों तरफ विशाल दीवार खड़ी कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। फिर हीरो कहता है, पिटफॉल्स और ट्रैप्स भी चाहिए ताकि बैंडिट्स धीमे हो जाएं। डी कहता है, ये मुझे छोड़ दो। हीरो गांव वालों से कहता है, सबको मिलकर गांव को दोबारा बनाना होगा, तभी सफलता दूर नहीं रहेगी। इसके बाद हीरो जंगल में जाता है अपनी प्रोडक्शन मैजिक को पूरा टेस्ट करने। वो एक छोटा लकड़ी का लॉग लेता है, उसके हर इंच को महसूस करता है, फिर उसे बहुत बारीक धागों में काटता है और मजबूत पैटर्न में बुनता है। एक सॉलिड नैनो मटेरियल क्यूब बन जाता है। टिल और काम पूछते हैं, ये क्या है? हीरो बताता है, नैनो मटेरियल क्यूब बहुत मजबूत होता है। वो कई सारे बना लेता है। तभी ऑर्थो और उसके दोस्त गुजरते हैं। आरजीबी क्यूब्स देखकर उत्सुक हो जाते हैं। ऑर्थो पूछता है, मैं एक को काट कर देख सकता हूं? वो एक क्यूब हवा में उछालता है और पूरी ताकत से वार करता है। क्यूब पास के पेड़ से टकराता है, लेकिन उस पर एक भी खरोंच नहीं आती। ऑर्थो यकीन नहीं कर पाता, उसकी स्ट्राइक पत्थर काट सकती है। फिर हीरो अपनी मैजिक से और एक्सपेरिमेंट करता है। हथियार वगैरह बनाता रहता है जब तक सूरज ढलने लगता है। टिल पूछती है, थक नहीं गया? प्रोडक्शन मैजिक बहुत माना खाता है। हीरो कहता है, बिल्कुल फ्रेश हूं। वो सोचता है कि मेरे पास कितना माना है। फिर मजाक में लकड़ी से कताना बना देता है। के की आंखें चमक उठती हैं। हीरो उसे गिफ्ट कर देता है। टिल भी प्लीडिंग आइज से देखती है। हीरो उसे एक्स देता है, लेकिन उस पर क्रीपी स्कल डिजाइन है। टिल को बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसकी क्यूट वाइब से मैच नहीं करता। रात को टिल और काम सो जाते हैं। हीरो कैंपू फायर के सामने बैठा रहता है। ट्रैवल और फाइटिंग से थका हुआ है, गंदा भी महसूस हो रहा है। कई दिन से नहाया नहीं। सोचता है, मेरे सर्वेंट्स तो ठीक एक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी थके होंगे। पहले बेसिक सुविधाएं चाहिए। अगले दिन हीरो खुले मैदान में नैनो मटेरियल क्यूब्स से घर बनाने लगता है। गांव वाले इकट्ठा होकर देखने लगते हैं। हीरो को भी यकीन नहीं कि इतना बड़ा बना पाएगा, लेकिन फोकस करता है। सबसे पहले मजबूत पिलर्स बनाता है जो छत का वजन संभाल सकें। फिर चारों तरफ दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां। आखिर में छत डालकर पूरा घर तैयार। सेकंडों में मैंशन बन जाता है। सबका मुंह खुला रह जाता है। हीरो खुश है, अब आराम से रहने की जगह मिल गई। पूरे गांव और उसके दोस्त जॉ ड्रॉप करके देखते रहते हैं। एस्पार्टा कहता है, हीरो की प्रोडक्शन मैजिक गवर्निंग टेरिटरी के लिए ज्यादा सूटेबल है बजाय एलिमेंटल मैजिक के। हीरो हम्बल बनते हुए कहता है, ऑफेंसिव मैजिक बेहतर है क्योंकि नोबल लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता है फायरबॉल से। लोग ग्लोरिफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर से ज्यादा फायरबॉल वाला नोबल पसंद करते हैं। टिल और काम कहते हैं, हम तो तेरे टाउन में रहना पसंद करेंगे बजाय तेरे पिता के। हीरो सोचता है, ये बस बायस है, लेकिन एस्पार्टा कहता है, वो सही हैं। युद्ध के समय अटैक पावर वाला नोबल बेहतर लगता है, लेकिन पीसफुल टाइम्स में हीरो की एबिलिटी सबसे बेस्ट है डेवलपमेंट के लिए। डी, ऑर्थो और बाकी लोग भी यही कहते हैं। वो हीरो को बताते हैं कि तूने मैंशन यूसेन बोल्ट से भी तेज बना दिया। हीरो कहता है, लकड़ी लाओ तो तुम्हारे लिए भी घर बना दूंगा। डी और ऑर्थो दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। पहले हमारा बनेगा। गांव का चीफ शर्माते हुए पूछता है, अगर हम लकड़ी लाएं तो हमारे लिए भी घर बनाएंगे। गांव वाले बताते हैं कि उनके घर टूटने वाले हैं। हीरो समझता है कि सारे घर रेनोवेट करना थकाने वाला होगा, लेकिन लोगों को निराश नहीं करना चाहता। उनके घर सच में ढहने वाले हैं। वो राजी हो जाता है, लकड़ी लाओ, घर बना दूंगा। सब बहुत खुश हो जाते हैं। जल्दी ही हीरो एक पूरा रेजिडेंशियल ब्लॉक एक साथ बना देता है। लोग अभी भी स्किल्स पर हैरान हैं। कहते हैं, माना पूल होना एक बात है, लेकिन हीरो को सेटलमेंट का प्रॉपर लेआउट भी पता है। हीरो आर्किटेक्चर और डिजाइन की बातें फ्लेक्स करता है। कहता है, ग्रिड लेआउट यूज किया है, हर यूनिट में 4 घर, बीच में चौड़ी सड़कें। अभी सब घर यूनिफॉर्म हैं ताकि झगड़ा ना हो। बाद में बेहतर मटेरियल आएगा तो रेनोवेट कर देंगे। गांव वाले बहुत ग्रेटफुल हैं।
जो थोड़ी फसल है वो हीरो को गिफ्ट कर देते हैं। फिर हीरो अपनी मैंशन के पास पब्लिक बाथ हाउस बनाता है क्योंकि वो रोज नहाना चाहता है। गांव वाले भी क्यूरियस हो जाते हैं। टिल और ग्रीन हेयर्ड मेज प्लूरियल कहते हैं, हमारे साथ नहा ले। हीरो घबरा जाता है और याद दिलाता है, मैं फुल ग्रोन मैन हूं, लड़कियां पहले नहाती हैं। प्लूरियल कहती है, हीरो जैसा नोबल मैंने पहले कभी नहीं देखा, बहुत काइंड और वाइज है। टिल तुरंत यापिंग शुरू कर देती है कि मेरा मास्टर कितना ऑसम है। फिर लड़कों की बारी आती है। हीरो और कॉम पहले जाते हैं। हीरो नोटिस करता है कि कॉम की मसल्स बन रही हैं डी के साथ ट्रेनिंग से। तभी डी और नाइट्स बाथ हाउस में आते हैं। मसल ब्रेन्ड डी पब्लिक बाथ में ही हैवी सोर्ड घुमाने लगता है। नहाने के बाद हीरो अपने कमरे में जाकर बेड पर फ्लॉप हो जाता है। हीरो सोच रहा था कि आखिरकार एक थकाऊ दिन के बाद वो आराम कर पाएगा, लेकिन अगली सुबह उठते ही पता चलता है कि नाइट्स ने पूरे विलेज के चारों ओर एक ट्रेंच खोद दी है ताकि रेडर्स से प्रोटेक्शन मिले। हीरो कहता है कि इसे पानी से भरना होगा, तभी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। पीने के पानी के अलावा फार्मिंग और पब्लिक बाथ के लिए भी पानी चाहिए। इसलिए हीरो डिसाइड करता है कि अब नेक्स्ट प्रायोरिटी है स्टेबल वाटर सोर्स सिक्योर करना। वो तुरंत पास के एक वाटर बॉडी को स्काउट करता है। फिर एस्पार्ता उस दिशा में एक छोटा कैनाल बना देता है। डी और बाकी बॉयज उस कैनाल को चौड़ा और लंबा करते हैं। हीरो उनके पीछे पीछे मैजिक से कैनाल की वॉल्स और बॉटम को स्टेबलाइज करता है ताकि लीकेज प्रूफ हो जाए। उसे दिखता है कि डी को हार्ड सॉइल खोदने में बहुत मजा आ रहा है। एस्पार्टा बोलता है कि अर्ली 40s में भी ये आदमी कितना एक्टिव है। काम और नाइट्स भी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। हीरो सोचता है कि कैनाल पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा, लेकिन वो डिटर्मिन्ड है क्योंकि पानी मिल गया तो बेसिक फैसिलिटीज हो जाएंगी, मर्चेंट्स आने लगेंगे और सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। पर हीरो ने अपने वर्कर्स की इंथुजियाज्म को ओवर एस्टिमेट कर लिया। दिन खत्म होते होते वो लोग विलेज तक आधे रास्ते पर ही पहुंच पाते हैं। हीरो कहता है, बस इतना काफी है, रुक जाओ। डी पूछता है कि इश्यू क्या है, वो तो और चल सकता है। हीरो हंसते हुए कहता है कि सब में बिग डी एनर्जी नहीं है। काम और बाकी लोग तो मॉम्स फेवरेट टॉय की तरह कांप रहे हैं। डी को रियलाइज होता है कि सच में सब बिल्ट लाइक हिम नहीं है, इसलिए वो दिन के लिए ब्रेक मान लेता है, हालांकि उसमें अभी भी स्टेमिना बाकी है कि अकेला कैनाल पूरा कर दे। अगले दिन कैनाल फिनिश हो जाता है। सब लोग रिवर पर इकट्ठा होते हैं इनॉग्रेशन देखने। हीरो एस्पार्टा से गेट खोलने को कहता है। एस्पार्टा एक स्टोन प्लग को तोड़ देता है और पानी कैनाल में बहने लगता है। सब तालियां बजाते हैं। विलेजर्स इतना सारा पानी एक साथ देखकर दंग रह जाते हैं। जल्दी ही पानी विलेज के चारों ओर ट्रेंचेस भर देता है, पर हीरो को डर लगता है कि बारिश शुरू हुई तो फ्लडिंग हो सकती है। वो डिसाइड करता है विलेज के पीछे एक लेक खोदने का। एस्पार्टा कहता है कि ये ड्राई वेदर में रेजर्वॉर का भी काम करेगा। फिर हीरो और उसके फ्रेंड्स मिलकर लेक बना देते हैं। पूरे विलेज वाले देखने आते हैं और खुशी से कंट्रोल नहीं कर पाते। विलेज चीफ हीरो को धन्यवाद देता है क्योंकि अब उन्हें परिवार के लिए पानी लाने को 1 माइल दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हीरो विलेज वॉल को और मजबूत करता है। मड में स्टोन बिट्स डालकर प्रोडक्शन मैजिक से कंक्रीट बना देता है। सबको यकीन हो जाता है कि इतनी स्टर्डी वॉल के साथ बैंडिट्स भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पर हीरो सेटिस्फाइड नहीं है। वो डिफेंसेस को और स्ट्रांग बनाने का सोचता है। वॉल के ऊपर बलिस्टा ने पलसी इंस्टॉल करता है और सामने शील्ड्स लगा देता है ताकि एनिमीज पर अटैक करते हुए खुद रेंज्ड अटैक से सेफ रहें। हीरो कहता है कि ये तो बेसिक चीजें हैं, पर सब डिसएग्री करते हैं। ये बहुत कूल और इम्प्रेसिव लग रहे हैं। सबको लगता है कि अब कोई भी विलेज से छेड़छाड़ नहीं करेगा। एस्पार्टा बोलता है कि अब इसे विलेज कहना गलत है, ये तो फोर्ट्रेस बन रहा है। डी कहता है कि अगर जलपा को पता चलता कि हीरो इतना केपेबल है तो उसे कभी दूर नहीं भेजता, बल्कि तुरंत सक्सेसर बना देता। एस्पार्टा डिसएग्री करता है। जलपा को कॉम्बैट एबिलिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंस हैं। वो हीरो के टैलेंट को फुली अप्रिशिएट नहीं करता। डी आर्ग्यू करता है कि हीरो में कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी बहुत है, शायद सबसे स्ट्रांग है। एस्पार्टा कहता है कि हीरो की पावर लोगों को प्रोटेक्ट करने में ग्रेट है, पर टेरिटरीज कॉन्कर नहीं कर सकता। डी को यह पर्सनल इंसल्ट लगता है। वो कहता है कि वॉर सिर्फ सोल्जर्स के सोर्ड क्लैश करने से नहीं होती, दोनों गंभीर होते जा रहे हैं। हीरो बीच में आता है और रोकता है, कहता है कि टैलेंट और उसके यूज पर आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं।
जो है उसके साथ बेस्ट ट्राई करके बेहतर लाइफ जीनी चाहिए। डी हंसने लगता है और अपनी मिस्टेक रियलाइज करता है। वो हीरो से अग्री करता है, कहता है कि वो कहीं भी जाए ग्रेट रूलर बनेगा। शायद एक दिन उसके फादर्स डोमेन से राइवल करने वाला डोमेन भी बना ले। पर हीरो को तो बस ब्रेकफास्ट की भूख लगी है। टिल ने जो बनाया है वो खाता है और बहुत एंजॉय करता है। टिल खुश होती है क्योंकि इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम हैं। हीरो को रियलाइज होता है कि ये वरीइंग बात है। एस्पार्टा कहता है कि विलेज डिफेंस इंप्रूव करना अच्छा है, पर इनकम की भी चिंता करनी होगी। मर्चेंट्स सिर्फ महीने में एक बार आते हैं। हीरो कहता है कि फर्नीचर और कटलरी वो हैंडल कर लेगा। विलेजर्स वेजिटेबल्स इतने प्रोड्यूस करते हैं कि सस्टेन हो जाएगा। एस्पार्टा अपना मस्टाश से ऑमलेट का पीस पोंछते हुए कहता है कि सीजनिंग्स नहीं हैं, बेक्ड डिजर्ट्स के इंग्रेडिएंट्स भी नहीं हैं, जो हीरो को बहुत पसंद हैं। हीरो शॉक्ड हो जाता है और टिल की तरफ देखता है जैसे बिट्रेयल हो गया हो। वो तुरंत डिसाइड करता है कि एक स्पेशल इंडस्ट्री सेटअप करेगा जिससे विलेज को ढेर सारा मनी मिलेगा। वो अपनी टीम से आइडियाज मांगता है। कॉलम सजेस्ट करता है कि नैनो क्यूब्स बेच सकते हैं, रेवोल्यूशनरी मटेरियल है। हीरो तुरंत रिफ्यूज कर देता है, सिर्फ वो यूज कर सकता है। टिल कहती है मॉन्स्टर्स हंट करके मटेरियल्स बेच सकते हैं। हीरो वो भी शूट डाउन करता है, सिर्फ एडवेंचरर्स और नाइट्स कर सकते हैं। एस्पार्टा सोचता है कि विलेज में कुछ स्पेशल ढूंढना मुश्किल है। हीरो गहराई से सोचने लगता है। उसी दिन वो ऑर्थोस ग्रुप के फैटी से टकराता है। फैटी कहता है कि उसके सर्वेंट्स उसे बहुत लव करते हैं। जब उनसे वेपन्स टेस्ट करने को कहा तो रिफ्यूज कर दिया, कहीं रुइन न हो जाएं। हीरो दोनों से डिसअपॉइंटेड होता है, कहता है कि वेपन्स यूज करने के लिए होते हैं, अगर ऐस में स्टोर करके रखोगे तो जरूरत पड़ने पर हेल्प नहीं करेंगे। वो एनकरेज करता है यूज करने को। हॉराइजॉन्टली गिफ्टेड एडवेंचरर ऑक लेदर का शील्ड निकालता है, कहता है बहुत स्टर्डी है, वेपन्स की पावर मेजर कर सकते हो। काम रिलक्टेंटली कताना से जेंटली टैप करता है। फैटी कहता है और फोर्स लगाओ, ये तो अटैक भी नहीं। अगले ही पल शील्ड का हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। फैटी को यकीन नहीं होता कि नया शील्ड डिस्ट्रॉय हो गया। हीरो बताता है कि सोर्ड मेटल जैसा लगता है पर वुड का है। फैटी जोर से रोने लगता है। हीरो मैजिक से तुरंत शील्ड फिक्स कर देता है। तभी ऑर्थो आता है और पूछता है कि वैल्यूएबल ओर्स खरीदना है क्या। हीरो कार्ट भरकर रेयर मिनरल्स देखकर हैरान हो जाता है। ऑर्थो बताता है कि माउंटेन्स में ओरीज और मिनरल्स से भरा पड़ा है, थोड़ा दूर जाना भी नहीं पड़ता। आयरन, कॉपर, सिल्वर ओर है, थोड़ा गोल्ड भी। सबसे वैल्यूएबल है मिथ्रिल ओर। हीरो मिथ्रिल देखकर क्रेजी हो जाता है, पूछता है कि पहले किसी को क्यों नहीं पता चला। ऑर्थो कहता है कि जगह बहुत दूर और इनकन्वीनियंट है, किसी ने बॉदर नहीं किया। फिर हीरो आयरन ओर पर काम करता है और उसे नैनो क्यूब में कन्वर्ट कर देता है। फैटी एक्साइटेड होकर पूछता है कि सोर्ड्स बना सकता है क्या। हीरो को शील्ड वाला बुरा लग रहा है तो अग्री कर देता है। फैटी शॉर्ट सोर्ड और लॉन्ग सोर्ड मांगता है। हीरो शॉर्ट सोर्ड पहले बनाता है, सारे डिटेल्स इमेजिन करके, ड्यूरेबल, शार्प और ब्यूटीफुल। फैटी डिलाइटेड हो जाता है। बाकी एडवेंचरर्स भी स्वॉर्म कर लेते हैं देखने। हीरो लॉन्ग सोर्ड भी सेम डिजाइन में बनाता है। एडवेंचरर्स क्रे क्रे हो जाते हैं और सोर्ड्स मांगने लगते हैं। हीरो सोचता है कि ओरेस लाए हैं तो एक एक बना देता है। प्लूरियल कहता है कि ये सोर्ड्स बहुत महंगे बिक सकते हैं। हीरो सोचता है कि मिथ्रिल से बनाए तो और भी ज्यादा। तभी एस्पार्टा आता है। मिथ्रिल और चेक करता है, कहता है कि बहुत रेयर है, अगर एडवेंचरर्स फॉरेस्ट में ही ढूंढ लाए तो मतलब पास में डंजन है। डंजन डिस्कवर हुआ तो विलेज अचानक लाइमलाइट में आएगा। थाउजेंड्स लोग रोज डंजन एक्सप्लोर करने आएंगे। इकोनॉमी बूस्ट होगा, पर अभी विलेज इतने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकता। हीरो को डर है कि राइवल कंट्री और नेबरिंग नोबल्स अटैक कर देंगे डंजन के लिए। प्लूरियल कहता है कि डंजन मिला तो हीरो के फादर नाइट्स डिस्पैच कर देंगे प्रोटेक्ट करने। हीरो कहता है कि फादर ने प्रैक्टिकली डिसओन्ड कर दिया है, विलेज इंपॉर्टेंट हुआ तो उसे कहीं और भेज दिया जाएगा। प्लूरियल अब समझ जाता है कि हीरो विलेज को डेवलप करके परमानेंट टेरिटरी बनाना चाहता है डंजन डिस्कवर और रिपोर्ट करने से पहले। ऑर्थो कहता है कि वो लोग उस रीजन में नहीं जाएंगे जहां डंजन हो सकता है। उसके फ्रेंड्स भी अग्री करते हैं। हीरो थैंक्स करता है कि सीक्रेट रखने के लिए, हालांकि डंजन डिस्कवर करके वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। जल्दी ही हीरो विलेज को बेटर क्वालिटी मटेरियल से रेनोवेट करता है। टिल वरी करती है कि वो ओवरवर्क कर रहा है। तभी एक विलेजर दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि पैक ऑफ आर्मर्ड लिजर्ड मॉन्स्टर्स विलेज की तरफ आ रहे हैं।
हीरो तुरंत ऑर्डर देता है, सब वॉल्स के अंदर जाओ, गेट्स लॉक करो। विलेजर्स मॉन्स्टर्स से टेरिफाइड हैं, पर हीरो कहता है कि साथ मिलकर लड़ो, कोई भी ऑब्स्टेकल डिफीट कर सकते हैं। विलेजर्स मोटिवेटेड हो जाते हैं। लास्ट ब्रेथ तक विलेज प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। हीरो उन्हें वॉल पर बलिस्टे के पीछे पोजीशन लेने को कहता है। के बताता है कि ऑर्थो और उसकी पार्टी हंटिंग पर गए हैं, कमांड किसी को लेना होगा। हीरो वॉल पर जाने वाला होता है, पर टिल उसका हाथ पकड़ लेती है, आंखों में आंसू। हीरो सिंप नहीं है, पर उसे हर्ट नहीं करना चाहता। वो डी को ऊपर भेजता है रियल टाइम सिचुएशन रिले करने, खुद ग्राउंड पर रहकर ऑर्डर्स देता है। डी वॉल पर पहुंचता है और देखकर स्टन्ड हो जाता है। बताता है कि लगभग 40 आर्मर्ड लिजर्ड्स आ रहे हैं और हर एक 8 मीटर टॉल है। फ्रीडम यूनिट्स में 3 एलिफेंट्स एक के ऊपर एक खड़े हों तो उतना। डी पैनिक करने लगता है क्योंकि वेटरन नाइट्स का ग्रुप भी एक आर्मर्ड लिजर्ड को मुश्किल से डिफीट करता है और यहां सिर्फ मुट्ठी भर ट्रेन्ड फाइटर्स हैं। हीरो कमांड देता है आयरन एरोज बलिस्टाई में लोड करो। डी तुरंत करता है। नाइट्स कहते हैं कि नॉर्मल वेपन्स आर्मर्ड लिजर्ड्स की टफ स्केल्स पर काम नहीं करते। डी को भी पता है, पर वो कहता है कि अब तक जितनी बैटल्स लड़ी जीती, पर इस बार गट पर ट्रस्ट करके हीरो को कमांड देने देंगे। बालिस्टे लोड करवाता है और फायर कमांड देता है। एरोज लिजर्ड्स पर लगते ही वैनिश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि जहां एरो लगा वहां ह्यूज होल है। हिट लिजर्ड्स कुछ सेकंड इनर्शिया से आगे बढ़कर गिर जाते हैं। पहली वॉली में ही 10 लिजर्ड्स डाउन। डी इम्प्रेस्ड होता है हीरो के वेपन्स की क्वालिटी से और विलेजर्स की एमिंग से। कॉल ऑफ ड्यूटी रैंक्ड टीममेट्स से बेहतर एम। राउंड 2 के लिए रेडी होने को कहता है। नाइट्स बताते हैं कि हर बलिस्ता के लिए सिर्फ एक आयरन एरो बचा है। डी फिर भी लोड और फायर करवाता है और कुछ और लिजर्ड्स डाउन हो जाते हैं, पर आधे लिजर्ड्स अभी भी बाकी हैं और एमो खत्म। डी हीरो को मैसेज रिले करता है। हीरो सोल्यूशन सोचता है। अचानक याद आता है कि के वुडन सोर्ड ने फैटी के हाई स्पेक शील्ड को काट दिया था। शायद आर्मर्ड लिजर्ड्स पर भी काम करे। डी को वुडन एरोज यूज करने को कहता है। नाइट्स सोचते हैं कि ये स्टूपिडिटी है। वुड स्टील जैसी टफ लिजर्ड स्किन को कैसे पियर्स करेगा। डी कहता है शट अप, हीरो ने बार बार प्रूव किया है, ट्रस्ट करो। विलेजर्स को वुडन एरोज लोड और शूट करने को कहता है। वुडन एरोज भी पियर्स करते हैं, हालांकि मिडवे स्टक हो जाते हैं, पर वाइटल ऑर्गन्स हिट हो जाते हैं और लिजर्ड्स इमीडिएटली मर जाते हैं। अब डी को यकीन हो जाता है कि कोई नहीं हरा सकता। विलेजर्स को फिर लोड और फायर करने को कहता है। टुनाइट लिजर्ड मीट पर फीस्ट होगा। विलेजर्स कमांड फॉलो करते हैं और एरोज की बारिश कर देते हैं। बाकी लिजर्ड्स भी वाइप आउट हो जाते हैं। डी प्राउडली विक्ट्री डिक्लेयर करता है। विलेजर्स जोर से चीयर करते हैं। टिल हीरो को टाइटली हग करती है। हीरो अभी भी प्रोसेस कर रहा है कि उसके वुडन वेपन्स पावरफुल मॉन्स्टर्स पर काम कर गए। वॉल पर नाइट्स कहते हैं कि किसी को इंजरी भी नहीं हुई और बहुत एमो बचा है। डी को लगता है बैटल इतनी जल्दी खत्म हो गई कि थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, पर यह दिखाता है कि हीरो की एबिलिटी कितनी ओपी है। जल्दी ही विलेजर्स लिजर्ड कॉर्प्सेस प्रोसेस करना शुरू करते हैं। ऑर्थो की पार्टी काफी लेट लौटती है। ऑर्थो गाइड करता है, आइज, फैंग्स, स्किन और मैजिक कोर प्रिजर्व करो सेलिंग के लिए, मीट ईटिंग के लिए स्टोर करो। नॉर्मली आर्मर्ड लिजर्ड्स प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है और ज्यादातर मीट रॉट हो जाता है, पर हीरो के नाइव्स की वजह से काम बहुत इजी हो गया। तभी हीरो वहां पहुंचता है, माउंटेन ऑफ मीट देखता है और डिसाइड करता है ह्यूज विक्ट्री पार्टी। रात को फेस्टिविटीज शुरू होती हैं, लोग जितना चाहें मीट खाते हैं। ऑर्थो का ग्रुप हीरो से बात करता है और बताता है हीरो ने जो वेपन्स एडवेंचरर्स के लिए बनाए थे वो सबको बहुत अच्छे काम कर रहे थे। डी ने ये बात सुन ली और हीरो से पूछा कि क्या तुमने इनसे पहले वाले एडवेंचरर्स के लिए भी वेपन्स बनाए थे। ऑर्थो की पार्टी ने तुरंत अपने सोर्ड्स दिखाने शुरू कर दिए। डी को जलन हो गई और उसने हीरो से कहा, भाई मेरे लिए भी एक सोर्ड बना दो ना। वो ब्लैंक चेक लिखने को तैयार था। बाकी नाइट्स भी हीरो से वेपन्स मांगने लगे। हीरो थोड़ा शर्मा के बोला, पैसे नहीं लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बिजी हूं। विलेज के सारे काम निपट जाएं, उसके बाद नई गियर बना दूंगा। नाइट्स खुश हो गए। फिर ऑर्थो ने बताया कि नॉर्मली आर्मर्ड लिजर्ड 20 गोल्ड कॉइन्स में बिकता है, लेकिन ज्यादातर मीट सड़ जाएगा तो 8 गोल्ड कॉइन्स पर लिजर्ड मिल जाएंगे। हीरो को इतने सारे पैसे सोच के सर चकरा गया। इतना पैसा क्या करूंगा। तभी एस्पार्टा ने बुरी खबर सुना दी।
जब विलेज 100 गोल्ड कॉइन्स से ज्यादा कमाता है तो आधा हिस्सा मार्की को टैक्स में देना पड़ता है। हीरो को लगा जैसे क्रिप्टो स्कैम में सारी जमा पूंजी डूब गई। उसने पूछा, कोई टैक्स फ्रॉड का तरीका नहीं है क्या? एस्पार्ता बोली, इतना सारा मटेरियल छुप नहीं सकता। हीरो निराश हो गया, लेकिन असली डर उसे अपने फादर का था। अगर पता चला कि ये विलेज कितना इंपॉर्टेंट हो गया है तो वो उसे कहीं दूर एग्जाइल कर देंगे। अचानक एस्पार्ता को आइडिया आया, हम मूरिया की जगह जल्पा को रिपोर्ट करेंगे। हीरो समझ गया, हम लिजर्ड्स को हराने का क्रेडिट एल्डर ब्रदर को दे देंगे। इससे हमारी कार्रवाई छुप जाएगी और हम इस विलेज में और समय तक रह पाएंगे। अगले दिन 2 मर्चेंट्स विलेज पहुंचे। ह्यूज फोर्ट्रेस लाइक वॉल देख के दोनों भाई एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। गूगल मैप्स गलत पढ़ लिया, रास्ता भटक गए। तभी हीरो गेट के ऊपर दिखा और बोला, वेलकम टू माई विलेज। मर्चेंट्स शॉक्ड हो गए। अरे ये तो मार्की का जीनियस बेटा है, इतने रिमोट जगह पर क्या कर रहा है? उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया, हम बेल आई और रांगो हैं, मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से। हीरो ने उन्हें अंदर आने दिया। वेयरहाउस पहुंचते ही मर्चेंट्स के मुंह खुले के खुले रह गए। आर्मर्ड लिजर्ड से निकाला गया मटेरियल देख के यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा विलेज इतने मॉन्स्टर्स मार सकता है। हीरो बस इतना पूछ रहा था, क्या तुम सब खरीद लोगे? मर्चेंट्स ने तुरंत हाँ कहा, लेकिन बोले 1 महीना दो, पूरी टीम भेजेंगे इवैल्यूएट और ट्रांसपोर्ट करने। हीरो ने कहा, ठीक है, और थोड़ा मीट फ्री में ले जाओ, वैसे भी सड़ जाएगा, फ्रिज अभी नहीं बना पाया। फिर हीरो ने कुछ वेपन्स भी दिखाए जो सेल के लिए थे। मर्चेंट्स क्वालिटी देख के ब्लोन अवे हो गए। बिना बार्गेन किए हीरो की प्राइस मान ली और प्रमोट करने को तैयार हो गए। हीरो ने समझा लिया कि ये लोग सोच रहे हैं सीक्रेट रख के मोनोपोली बना लेंगे। उसने कहा, चाहे जितना छुपाओ, लोग रूट पता कर लेंगे और विलेज ढूंढ लेंगे। फिर हीरो ने बताया, एक और तरीका है इनसेन प्रॉफिट कमाने का। मर्चेंट्स उत्सुक हो गए। हीरो बोला, हमारे विलेज में शॉप खोल दो। दोनों भाई तुरंत ऑफर एक्सेप्ट करके हीरो के सामने झुक गए। हीरो ने कहा, अभी से शॉप बना लो, और तुरंत उनके सपनों वाली शॉप क्रिएट कर दी। हीरो बोला, अच्छा बिजनेस करने का इंतजार रहेगा। तभी हीरो को 2 अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स मिले। एक नोबल गर्ल लगभग उसकी उम्र की और दूसरी बैड एस नाइट मॉमी उसकी गार्ड कर रही थी। नाइट मॉमी पहले से जजमेंटल थी, देखती हूं ये जीनियस है या अपोजर। इस बीच एस्पार्टा हीरो को होमवर्क दे रही थी। 10,000 लोगों के लिए सिटी प्लान करो, इस स्पीड से विलेज जल्दी सिटी बन जाएगा। हीरो ने कहा, स्क्वायर फोर्ट्रेस आम है, लेकिन मैं स्टार शेप्ड फोर्ट्रेस बनाना चाहता हूं। अटैकर्स को डिफेंस पॉइंट्स कवर करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। एस्पार्टा को आइडिया पसंद आया और मदद करने लगी। तभी रेड हेड नाइट दौड़ के आई। नेबरिंग फर्डिनांडो काउंटी से एमिसरी आया है। हीरो ने अंदर बुलाया, वही नोबल गर्ल और मॉमी नाइट। मॉमी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं मीरा हूं, नाइट से वाइकाउंटेस बनी हूं। गर्ल ने नर्वसली कहा, मैं 8 हूं, काउंट फर्नांडो की यंगेस्ट डॉटर। मीरा ने सीधे पूछा, तुम्हें पता है हम यहां क्यों हैं? हीरो बोला, मुझे असेस करने और अगर थ्रेट लगा तो विन ओवर करने। मीरा हंस पड़ी, बिल्कुल सही। काउंट फर्डिनांडो को लगता है मार्की जल्पा ने जीनियस बेटे को यहां भेजा है टेरिटोरी कॉन्कर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है एलिमेंटल मैजिक नहीं होने की वजह से एग्जाइल किया गया है। हीरो ने सच बता दिया, हाँ एलिमेंटल मैजिक नहीं है, लेकिन मैं किसी वॉर के लिए नहीं हूं, बस फादर ने एग्जाइल कर दिया। मीरा यकीन नहीं कर रही थी। इतनी तेज डेवलपमेंट देख के बोली, 5,000 सोल्जर्स साथ आए होंगे मिलिट्री बेस बनाने। हीरो हंस पड़ा और बोला, सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ लगेज और काम के साथ निकाला गया, कोई बिड गुड बाय भी नहीं करने आया। मीरा बोली, तो बटलर और डेप्यूटी नाइट कमांडर हेलुसिनेशन है क्या? डी बोला, मैं खुद ट्रेनिंग कंप्लीट करने आया हूं, कमांडर के मैसेजेस इग्नोर कर रहा हूं। एस्पार्टा बोली, मैं रिटायर हो चुकी हूं, अब हॉबी के तौर पर हीरो को सिखा रही हूं, और मैं फॉरएवर हीरो की सेवा करूंगी क्योंकि वो सबको काइंडली ट्रीट करता है। मीरा अभी भी कन्विंस्ड नहीं थी। हीरो बोला, डेमो देता हूं, आसान होगा। सबको विलेज के बाहर ले गया। एस्पार्टा से अर्थन वॉल बनवाई। हीरो ने उसे सॉलिड कंक्रीट में बदल दिया और वुड नैनो क्यूब्स से गेट बना दिया। मीरा और आर्ट शॉक्ड। पूछा, तुम्हारा मैजिकल एट्रीब्यूट क्या है? हीरो बोला, प्रोडक्शन मैजिक, जो वर्स्ट माना जाता है, इसलिए तो एग्जाइल किया गया। आर्ट को अपनी लाइफ याद आई। मीरा ने दूसरा एजेंडा बताया, आर्ट का हाथ मैरिज में देने आई हूं। हीरो समझ गया, काउंट चाहता है डॉटर देकर टेरिटरी सेफ रखे।
उसने कहा, मैरिज की जरूरत नहीं, मैं किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, बस पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। मीरा बोली, पहले तो मैं नहीं चाहती थी आर्ट का एंगेजमेंट छोटे विलेज के लॉर्ड से हो, लेकिन तुम्हारी पोटेंशियल और कैरेक्टर देख के सपोर्ट कर रही हूं। तुम इंटेलिजेंट हो, कैरिज्मेटिक हो, हार्डशिप्स को चैलेंज में बदल देते हो। अगर लीगल होता तो खुद मैरी करना चाहती। हीरो को मॉमी वाइफू का आइडिया एक्साइट कर गया, लेकिन अभी सिर्फ आर्ट मिल रही है। मीरा ने आर्ट से पूछा, मैरी करना चाहती हो? बेटर मैन नहीं मिलेगा। आर्ट शाय होके बोली, हीरो अच्छा है, लेकिन मैरिज के बारे में सोचा नहीं। हीरो बोला, टाइम ले लो, लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। मीरा बोली, हम रात यहीं रुकेंगे, सोच लो। हीरो शॉक्ड, रुकना? मीरा बोली, मैंशन में स्पेयर रूम है क्या? हीरो ने तुरंत इन बना दिया। डिनर के दौरान आर्ट ने बताया उसे फ्लावर्स और डॉल्स पसंद हैं। हीरो ने कहा, डॉल्स दिखाओ ना। आर्ट खुश हो गई और कैरेज से डॉल्स दिखाए। बाद में हीरो ने दोनों को इन तक छोड़ा। मीरा ने दोनों बच्चों को अकेला छोड़ दिया। आर्ट ने हीरो से कहा, तुम नाइस गाय हो, और भाग के रूम में चली गई। मैंशन लौट के एस्पार्टा ने बताया, काउंट ने डॉटर नामलेस विलेज के लॉर्ड से मैरी करने भेजी है। शायद वो भी एलिमेंटल मेज नहीं है। हीरो समझ गया, आर्ट भी एग्जाइल हुई है। उसने डिसाइड किया, अगर वो चाहे तो विलेज में रह सकती है, एंगेजमेंट ना भी हो। अगली सुबह टिल और कॉम हीरो को जल्दी जगाने आए। हीरो बोला, सपना इंटरप्ट किया, सिडनी स्वीनी को किस करने वाला था। टिल बोला, रियल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डी और एस्पार्टा साइट पर पहुंच चुके हैं। हीरो पहुंचा तो पता चला लेक वैन पर सब इकट्ठा हैं। लेक का नाम हीरो के नाम पर रख दिया गया। हीरो ने मन ही मन सोचा, विलेज का नाम भी मत रखना मेरे नाम पर। लेक पर पहुंचा तो मरमेड लेक में छुपी हुई थी। एस्पार्टा बोली, मरमेड्स नॉर्मली डीप फॉरेस्ट की क्लीन रिवर्स में रहती हैं, यहां कैसे आ गईं? हीरो ने मरमेड से बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। सोचा शायद लैंग्वेज समझ नहीं आती या डेफ है। फिर आइडिया आया, टिल और काम से रोस्टेड मीट मंगवाया। मरमेड तुरंत आई और पूछा, सच में खा सकती हूं? हीरो बोला, सब तुम्हारा। मरमेड ने खाया और बोली, आर्मर्ड लिजर्ड का मीट है। कौन हराया इन्हें? सबने एक साथ कहा, हीरो ने। मरमेड खुश होकर पानी में गायब हो गई। एस्पार्टा बोली, मरमेड शाय होती हैं, बिगफुट से भी ज्यादा, शायद नहीं आएंगी। लेकिन अगले दिन पूरी मरमेड क्लैन हीरो के दरवाजे पर आ गई। हीरो डम्बफाउंडेड। मरमेड किंग आगे आया, मेरी डॉटर को नाइसली ट्रीट करने के लिए थैंक यू, और पूछा, सच में तुमने आर्मर्ड लिजर्ड्स हराए? हीरो बोला, टीम एफर्ट था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मरमेड किंग ने हीरो को हीरो कहा और बोला, मेरी डॉटर लादा से मैरिज की परमिशन है। हीरो शॉक्ड। किंग बोला, क्या लोली पसंद नहीं? लादा बड़ी होगी तो सबसे मॉमीस्ट मॉमी बनेगी। हीरो बोला, अभी तो बच्ची है और मैरिज का कॉन्सेप्ट भी समझती नहीं लगती। किंग ने बताया, आर्मर्ड लिजर्ड्स ने हमारी टेरिटरी में घुस के बहुत मारे हैं। जो हीरो उन्हें हराएगा उसी से डॉटर की शादी। हीरो समझ गया, बोला, मैरिज की जरूरत नहीं, मैं बिना मैरिज के भी हेल्प करूंगा। किंग ने पूछा, क्या हम लेक में रह सकते हैं? हीरो ने तुरंत 2 फ्लोटिंग हाउसेज लेक के बीच में बना दिए। मरमेड्स घर जैसा फील करने लगे। एस्पार्टा ने याद दिलाया, सीवेज का क्या करना है? मरमेड किंग क्यूरियस हो गया। हीरो ने बताया, जायंट फ्लश सिस्टम से वेस्ट दूर भेजते हैं। किंग बोला, हम वाटर बेंडिंग में एक्सपर्ट हैं, सीवेज फ्लशिंग हम संभाल लेंगे। हीरो का काम आसान हो गया। तभी आर्ट और मीरा आईं और मरमेड्स देख के शॉक्ड। मरमेड किंग ने हीरो को सन इन लॉ कहा। मीरा बोली, आर्ट पहली लाइन में थी, फिर भी मरमेड से शादी कर ली। लादा ने प्राउडली कहा, मैं हीरो की वाइफ हूं। आर्ट और वैन के बीच ऑकवर्ड हो गया। हीरो ने आर्ट को अगले दिन बोटिंग के लिए बुलाया ताकि सब क्लियर कर सके। आर्ट हीरो को बताती है कि उसे मीरा से पहले ही सारी डिटेल्स सुन चुकी है, तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा। हीरो को अच्छा लगता है ये सुनकर। फिर आर्ट उसकी तारीफ करने लगती है कि उसने लेक बनाया और विलेज को इतना डेवलप कर दिया। तभी लादा वहां आती है हीरो को ग्रीट करने, लेकिन उसे जेलसी हो जाती है जब वो हीरो को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती है, जबकि उसके मन में हीरो पहले से उसका हस्बैंड है। अचानक और मरमेड बच्चे बोट के पास आ जाते हैं। वो हीरो को मीट लॉर्ड कह कहकर बुलाते हैं और बोट को हिलाने लगते हैं। इससे आर्ट एक्सीडेंटली हीरो के ऊपर गिर जाती है। बच्चे क्यूरियस होकर ये सीन देखते हैं। आर्ट नर्वस हो जाती है, लेकिन लादा की जेलसी और बढ़ जाती है। वो फिर हीरो से पूछती है,
ये अजनबी लड़की अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही है? हीरो उसे याद दिलाता है कि उसने उसके पापा का ऑफर ठुकरा दिया था, तो वो एंगेज्ड भी नहीं है। लादा ये सुनकर मुंह फुलाकर पानी के अंदर चली जाती है। बाकी मरमेड बच्चे हीरो पर चिल्लाने लगते हैं कि उसने उनकी प्रिंसेस को बुली किया। वो बोट को और जोर जोर से हिलाते हैं। 8 हीरो से चिपक जाती है। हीरो बच्चों को मीट ब्राइब देने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर खुद मरमेड किंग आ जाता है हीरो से कन्फ्रंट करने। हीरो उसकी सीरियस सूरत देखकर डर जाता है। किंग कहता है कि लादा ने बताया हीरो दूसरी औरत से फ्लर्ट कर रहा था, जबकि वो पहले से मैरिड है। 8 डर जाती है ये सुनकर। हीरो साफ साफ कहता है कि उसने कभी लादा से शादी करने को हाँ नहीं कहा, लेकिन किंग लॉजिक सुनने के मूड में नहीं है। वो डिक्लेयर करता है कि मुरोके और हीरो की पीपल के बीच कंपटीशन होगी। अगर मुरोके जीते तो हीरो को लादा से शादी ऑफिशियली माननी पड़ेगी। हीरो मना करने वाला होता है, तभी डी उसकी तरफ से चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो प्रॉमिस करता है कि नाइट्स ऑर्डर का डेप्यूटी कमांडर होने के नाते वो विक्ट्री दिलाएगा। अस्पार्टा भी इस बार डी से एग्री करती है, कहती है जल्दी ये इश्यू सेटल हो जाए तो हीरो को पढ़ाई के लिए टाइम मिलेगा। मीरा भी पास में है और वो भी आइडिया से एग्री करती है। हीरो कहता है कि हार गए तो तुरंत शादी करनी पड़ेगी, लेकिन टिल और कॉलम कहते हैं कि हारने का कोई चांस ही नहीं है। हीरो उन्हें रोक नहीं पाता और आखिरकार कंपटीशन मान लेता है। मरमेड किंग कहता है कि फेयर रहने के लिए 3 इवेंट्स की कंपटीशन होगी और हीरो को पहला इवेंट चुनने का चांस देता है, लेकिन हीरो कोई ऐसा इवेंट नहीं चुनता जहां उसकी क्लियर एडवांटेज हो। वो वाटर पोलो गेम चुनता है, जो दोनों साइड्स के लिए इक्वली टफ है, क्योंकि किसी को इस गेम की जानकारी ही नहीं है। हीरो पॉन्ड के बीच में पूल बनाता है और सबको रूल्स समझाता है। एस्पार्टा हैरान है क्योंकि उसने कभी ऐसा गेम सुना नहीं। टिल कहता है हीरो सच में ग्रेट है, वो ऐसी चीजें जानता है जो पुराना बटलर भी नहीं जानता। मॉमी मेरा हीरो को बताती है कि जो स्विम सूट्स उसने बनाए वो एनिमे में गूनर्स अट्रैक्ट करने के लिए परफेक्ट हैं। डी जिम ब्रो की तरह फ्लेक्स कर रहा है। हीरो मीरा से पूछता है क्या वो भी गेम में पार्ट लेगी। वो हाँ कहती है, क्योंकि उसे हीरो को मरमेड प्रिंसेस से नहीं, आर्ट से मैरी करवाना है। वो हर पॉसिबल तरीके से हीरो को प्रोटेक्ट करेगी। गेम शुरू होता है। मीरा वैन की विलेज की तरफ से खेलती है, जबकि लादा और उसके पापा मरमेड साइड से। शुरू होते ही मरमेड किंग सर्विस एस मारता है और दोनों मरमेड्स ह्यूमंस को ओवरवेल्म करने लगती हैं। ये कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हाफ टाइम तक पॉइंट डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। टिल होप छोड़ने लगता है, लेकिन मीरा गुस्सा होकर कहती है क्या उसकी लॉयल्टी इतने छोटे चैलेंज से हार जाएगी। उसके शब्द टिल को फायर अप कर देते हैं। दोनों मिलकर सेकंड हाफ में मरमेड से पॉइंट्स वापस लेने लगते हैं। फिर फियर्स सेकंड हाफ के बाद दोनों टीम्स मैच पॉइंट पर पहुंच जाती हैं। सब कुछ अगले पॉइंट पर डिपेंड करता है। मीरा मरमेड किंग के स्पाइक को ब्लॉक करने कूदती है, लेकिन वो पेनिट्रेट कर जाता है। टिल भी डिफेंड नहीं कर पाता। मरमेड्स पहला राउंड जीत जाते हैं। टिल उदास हो जाता है, लेकिन मीरा होपफुल बनी रहती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हीरो खुश नहीं होता कि वो हार के बाद भी होपफुल है। फिर मरमेड किंग हीरो के पास आता है और दूसरा गेम सजेस्ट करता है। वो सिंपल रखता है, स्विमिंग रिले रेस। हीरो समझ जाता है कि वो स्क्रूड है, क्योंकि मरमेड्स को पानी में हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन डी कहता है ये सुपर इजी, बेयरली एन इनकन्वीनियंस है उसके लिए। कॉलम भी टीम में वॉलंटियर करता है। कंपटीशन शुरू होती है। लादा और कॉलम पहले जाते हैं। जैसे एक्सपेक्टेड था, लादा तुरंत कंफर्टेबल लीड ले लेती है। कॉलम पूरी जान लगा देता है कैचअप करने में, लेकिन लादा चिल करती है और अंडर वाटर जाकर और तेज स्विम करके टीममेट को टैग करती है। कॉलम समहाउ फॉलो करता है और डी को टैग करता है। असली गेम यहीं से शुरू होता है। डी बटरफ्लाई स्ट्रोक करने लगता है, जो स्विमिंग का सबसे डिफिकल्ट तरीका है। हीरो सोचता है यार फ्रंट क्रॉल क्यों नहीं चुना। बाकी नाइट्स बताते हैं बटरफ्लाई से डी अपनी फुल मसल्स यूज कर पाता है। वो मोटर बोट की तरह रश करता है, मरमेड को ओवरटेक करके कंपटीशन जीत जाता है। मरमेड किंग विश्वास नहीं कर पाता कि स्विमिंग में हार गए, लेकिन डी प्राउड है। वो पॉन्ड से बाहर निकलता है, अनअवेयर की इतनी तेज स्विम की कि वाटर प्रेशर से उसका स्विमवेयर फट गया। फिर मरमेड किंग हीरो के पास आता है, अभी भी डिफीट डाइजेस्ट नहीं कर पाया। वो थर्ड और फाइनल गेम के लिए हीरो से पिक करने को कहता है। हीरो फेयर आइडिया सोचता है। वो आइस शेविंग मशीन बनाता है, प्लूरल से आइस बनवाता है, शेव करता है और फ्लेवर्ड सिरप्स डालता है। सब कंफ्यूज्ड हैं कि करना क्या है। हीरो बताता है फाइनल कंपटीशन शेव्ड आइस ईटिंग कॉन्टेस्ट है और वो खुद पार्ट लेगा।
पार्टनर के लिए पूछता है तो 8 हाथ उठाती है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। मरमेड रेस्ट हाउस में चारों पार्टिसिपेंट्स ह्यूज बोल शेव्ड आइस लेकर तैयार हैं। हीरो सोचता है बोल बहुत बड़ा है। मीरा 8 को कहती है अभी भी स्विच कर सकती है, लेकिन 8 मना कर देती है। वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए फाइट जारी रखेगी। एस्पार्टा सिग्नल देता है और सब शेव्ड आइस चट करने लगते हैं। ब्रेन फ्रीज से कोई बच नहीं पाता, लेकिन मरमेड किंग डिटर्मिन्ड है लादा की शादी हीरो से करवाने के लिए। वो ब्रेन फ्रीज झेलकर खाता रहता है। लाडा भी फॉलो करती है। हीरो सोचता है अब हार गए, लेकिन 8 ब्रेन फ्रीज से रिकवर होती है और स्पून से धीरे धीरे खाने लगती है। इससे हीरो को करेज मिलता है। वो भी फिर जोर लगाता है। कुछ मिनट की सबसे इंटेंस आइस ईटिंग कॉन्टेस्ट के बाद वैन और 8 अपना बोल फिनिश कर लेते हैं और जीत जाते हैं। मरमेड किंग ग्रेसफुली डिफीट एक्सेप्ट करता है। हीरो खुश है कि अब लादा से शादी का प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन किंग फिर भी उसे सन इन लॉ कहता है और कहता है वो अपनी डॉटर के लिए और भी वर्दी साबित हुआ। वो घर चला जाता है। कंफ्यूज्ड हीरो सोचता है कंपटीशन का पॉइंट ही क्या था। तभी हीरो का पेट दर्द करने लगता है ज्यादा आइस खाने से। सब चेक करने आ जाते हैं। मीनवाइल मीरा 8 को कहती है अच्छा किया, लेकिन वो बस दूर से हीरो को देख सकती है क्योंकि वो उसके लॉयल फ्रेंड से घिरा रहता है। वो सोचती है कैसे वो भी वैसा अटेंशन पा सकती है। उसे बचपन से निग्लेक्ट मिला है। पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे। माँ को बच्चा पालने में इंटरेस्ट नहीं था। नैनी को सौंपकर यूरोप बैकपैकिंग चली गई। कोई ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो टिमिड और बॉर्डरलाइन डम थी। बस एक अच्छी चीज थी, मैरियोनेट मैजिक पपेट्स को परफेक्टली कंट्रोल कर सकती थी। सोचा माँ को इम्प्रेस कर लेगी, लेकिन माँ ने थप्पड़ मारा और छोड़ दिया क्योंकि नोबल के हाथ में मैरियोनेट मैजिक ईविल मानी जाती थी। सब इग्नोर करने लगे। 10 साल की उम्र में पापा ने उसे नेमलेस विलेज के लॉर्ड से शादी के लिए भेज दिया। डरी हुई थी, लेकिन हीरो बहुत काइंड निकला। यूजलेस मैजिक होने के बावजूद कॉन्फिडेंट था और सबको प्यार था। अब उसे देखकर 8 डिसाइड करती है पपेट्री मैजिक में और प्रैक्टिस करेगी ताकि एक दिन सब उसे उसी के लिए लव करें। अगले दिन हीरो विलेजर्स को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए गैदर करता है और रात में बारबेक्यू पार्टी का प्रॉमिस देकर हाइप करता है। तभी 8 आती है ग्रीट करने और कहती है वो हीरो का काम देखना चाहती है क्योंकि वो भी वैसी बनना चाहती है। जल्दी ही हीरो अपनी ड्रीम स्टार शेप्ड फोर्ट्रेस वॉल बना लेता है। 8 हैरान हो जाती है। पूछती है 2 हफ्ते में इतनी स्टर्डी और ह्यूज चीज कैसे बना ली। हीरो क्रेडिट सबको देता है जो साथ काम किया। मीरा भी इम्प्रेस्ड है। हीरो उसकी ग्रेविटी बेंडिंग प्लॉट देखकर इक्वली इम्प्रेस्ड है। मीरा नोटिस करती है हीरो उसे गॉकिंग कर रहा है। हीरो एक्सप्लेन करता है जैसे जैसे ज्यादा लोग आएंगे हाउसेज और शॉप्स बनेंगे। मीरा जेलस होकर कहती है उसे हमेशा अपनी लैंड गवर्न करने का ड्रीम था। वो नेक्स्ट बैटल में ग्लोरी कमाएगी और लैंड ले लेगी। फिर वो जायंट बलिस्ता के बारे में पूछती है। हीरो बताता है ये पास्ट वाली सिंपल बलिस्ता का अपग्रेडेड वर्जन है। नया मॉडल 2 बोल्ट्स एक के बाद एक फायर कर सकता है और बहुत स्ट्रॉन्गर है। मीरा एक्सप्लेनेशन सुनने की बजाय एक्शन में देखना चाहती है। हीरो कॉम को टेस्ट शॉट फायर करने को कहता है। पहला बोल्ट माइल दूर जाकर लैंड करता है और जायंट डस्ट क्लाउड बनाता है। सब स्टन्ड हैं। हीरो प्लीज्ड है। वो मीरा को बताता है 100 ऐसे बलिस्ता से टेरिटरी प्रॉपर्ली डिफेंड कर सकता है। मीरा तुरंत एक सेल करने को कहती है, कोई भी प्राइस देने को तैयार है। हीरो मुस्कुराकर कहता है ये बैड बॉयज सेल के लिए नहीं है। मीरा दूसरी मेथड से पे करने को कहती है, कोई भी फेवर मांग लेना। हीरो लिटिल परवर्ट मान जाता है, कहता है फेवर बाद में कैश करेगा। मीरा पूछती है ले जाएगी कैसे। वो कैरेज अरेंज करेगी और बोल्ट्स खुद मैन्युफैक्चर कर लेगी। तभी केएच कहता है कम से कम कपल बोल्ट्स मीरा के बनाए ले ले। मीरा पूछती है क्यों। केएच हीरो द्वारा बनाई सोर्ड निकालता है। मीरा देखती है वो बेंट है। वो कहती है कोई स्पेशल नहीं दिखता, कोई वेपन है जिसे ब्रेक करने में प्रॉब्लम नहीं। मीरा स्पेयर सोर्ड निकालती है, कहती है ड्यूरेबल है, चिप भी नहीं होगा, लेकिन ब्रेक हो तो कोई इश्यू नहीं। केएच परमिशन लेकर स्विंग करता है। मीरा को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं लगता, सोचती है ग्रेज किया, लेकिन अगले ही मोमेंट सोर्ड का टॉप क्लीनली स्लाइड हो जाता है। वो शॉक हो जाती है, पूछती है स्पेशल सोर्ड किस मटेरियल की है। कॉलम कहता है ऑर्डिनरी आयरन की है, लेकिन हीरो ने बनाई है तो पावरफुल है। हीरो बताता है बलिस्ता के बोल्ट्स भी सेम मेथड से बने हैं, आर्मर्ड लिजर्ड्स को आसानी से पियर्स कर गए। मीरा विश्वास नहीं कर पाती, लेकिन तुरंत कुछ बोल्ट्स मांग लेती है।
हीरो बोनस में ऐड कर देता है। मीरा कॉलम को थैंक करती है वैल्यूएबल सीक्रेट बताने के लिए जो उसने नाइट ममी और अप करने के लिए बताया था। अचानक दूर से स्क्रीमिंग सुनाई देती है। ऑर्थो और उसकी पार्टी फ्रैंटिकली फोर्ट्रेस की तरफ भागते हुए आ रहे हैं। चिल्ला रहे हैं, सब भागो, कुछ डिजास्ट्रस चेस कर रहा है। कुछ सेकंड्स में ह्यूज ड्रैगन जंगल से निकलता है। सब पैनिक हो जाते हैं। ऑर्थो हीरो को कहता है, सबको विलेज ले जाओ, हम ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हीरो को प्लान अच्छा नहीं लगता। वो एडवेंचरर्स की हेल्प करना चाहता है, लेकिन विलेजर्स डरे हुए हैं। लकीली मीरा आगे आती है, कहती है फाइट करना चाहिए वरना एडवेंचरर्स टिक नहीं पाएंगे और ड्रैगन हम पर अटैक करेगा। हीरो उसकी एडवाइस मानता है। ऑर्थो को कहता है विलेज की तरफ आओ ताकि बलिस्ता से शूट करें। मीरा सिचुएशन संभालती है। विलेजर्स को बलिस्ता के पीछे होने को कहती है और किसी को आर्ट को विलेज ले जाने को। हीरो आर्ट के पास जाकर सॉरी बोलता है डेंजरस सिचुएशन में एक्सपोज करने के लिए। ये मिड लेवल ड्रैगन है, काफी पावरफुल। लेकिन मीरा लीड कर रही है और पावरफुल वेपन्स हैं, विंग्ड लिजर्ड से नहीं हारेंगे। आर्ट बेस्ट विशेस देती है। हीरो टिल को आर्ट को विलेज ले जाने और रास्ते में डी और उसके मेन को समन करने को कहता है। उसी समय ऑर्थो की पार्टी फोर्ट्रेस गेट की तरफ रश कर रही है। हीरो सबको ड्रैगन के विंग्स पर एम करने को कहता है ताकि ग्राउंड पर उतर आए तो डिफीट कर सकें। सडनली ऑर्थो के एक फ्रेंड का पैर फिसलता है और गिर जाता है। ड्रैगन बहुत पास है। फैटी शील्ड बैंग करके ड्रैगन को खुद पर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। काम नहीं बनता तो डैगर थ्रो करता है। ड्रैगन फोकस शिफ्ट करता है। फैटी भागता है लेकिन पार्टी गेट की तरफ भाग रही है बिना हेल्प किए। वो पैनिक हो जाता है। ऑर्थो कहता है तू ग्रुप का फास्टेस्ट है, तू पहुंच जाएगा। हीरो फैटी को ड्रैगन का स्नैक बनने से बचाने आगे बढ़ता है। विलेजर्स को फायर करने को कहता है। ड्रैगन बोल्ट्स आसानी से डॉज कर लेता है। हीरो रियलाइज करता है वो मुश्किल में है, डिसएडवांटेज में था सब। अचानक मीरा सबको वहां से जाने को बोलती है और ड्रैगन को अपनी तरफ इमोबिलाइज कर लेती है। वो किले की दीवार पर खड़ी होकर अटैक करने को तैयार होती है। वैन को अब समझ आता है कि मीरा एक टॉप टियर एलिमेंटल मेज है। इसी वजह से इतनी कम उम्र में वो नोबल का टाइटल पा चुकी है। वो उत्सुकता से देखता है कि मीरा कौन सी मैजिक यूज करेगी। मीरा एक घना आग का गोला बनाती है और उसे ड्रैगन पर शूट कर देती है। ड्रैगन इतनी जल्दी डॉज नहीं कर पाता। मीरा के अटैक से वो जमीन पर जा गिरता है। सब हैरान रह जाते हैं मीरा की फायर पावर देखकर। लेकिन ड्रैगन अभी मरा नहीं है। वो और भी गुस्से में उठ खड़ा होता है। वैन समझ जाता है कि ड्रैगन आर्मर्ड लिजर्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस रफ्तार से वो इसे हरा नहीं सकते। वो सबको ऑर्डर देता है कि जैसे ही ड्रैगन हवा में उड़े सब मिलकर उस पर फायर करें। लेकिन ज्यादातर बोल्ट्स मिस हो जाते हैं। फिर भी अच्छी बात यह हुई कि ड्रैगन के पंख जख्मी हो गए। अब वो उड़ नहीं पा रहा। वैन सोचता है अब लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन ड्रैगन जमीन पर भी उतना ही तेज और चालाक है। वो किले की तरफ चार्ज करता है और दूसरी बार बलिस्टी के अटैक को डॉज कर देता है। इसी बीच एडवेंचरर्स गेट तक पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वैन गेट बंद कर देता है। अचानक ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मीरा तुरंत फायर जैवलिन से अटैक करती है। ड्रैगन उसे डॉज कर देता है। लेकिन मीरा अपनी अटैक को कर्व करती है और पीछे से ड्रैगन को मार देती है। ड्रैगन फिर जमीन पर गिरता है। बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। मीरा कूदकर नीचे आती है और वैन से कहती है अंदर चलो, वहां और इंटेंस लड़ाई की तैयारी करनी है। वैन उसकी बात मानता है और गांव वालों को भी वापस जाने को बोलता है। तब तक आग से ड्रैगन के जख्मी पंख झलकर खत्म हो जाते हैं। गुस्से में वो किले की दीवार पर कूदता है और एक बलिस्ता को कुचल देता है। वैन सोचता है इतनी एनर्जी अभी भी कहां से आ रही है। तभी एस्पार्टा ड्रैगन की तरफ चल पड़ता है। वैन उसे वापस बुलाता है लेकिन पुराना बटलर कहता है बस थोड़ी देर के लिए ड्रैगन को स्टॉल करने दो, फिर वापस आ जाता हूं। एस्पार्टा ड्रैगन के सिर के ऊपर एक विशाल रॉक वेव बनाता है और उसे गिरा देता है। ड्रैगन को कंकशन होता है और पत्थरों के नीचे दब जाता है। एस्पार्टा आराम से वापस चलता है। कहता है इतना टाइम तो मिल ही गया। वैन उसे दौड़ने को कहता है लेकिन एस्पार्टा बोलता है मैं बूढ़ा हूं, दौड़ नहीं सकता। के फैसला करता है उसके साथ रहने का और वैन को वापस जाने को कहता है। वैन गांव के गेट की तरफ जाता है। उसे लगता है कि ड्रैगन होश में आया तो गांव पर हमला कर देगा। वो मीरा को दीवार पर खड़े देखता है और उसकी मदद लेने का फैसला करता है।
वो मीरा से कहता है, अब तुम्हारा जो फेवर बाकी था वो कैश इन कर रहा हूं। मीरा खुश हो जाती है। वैन प्लान बताता है, जैसे ही ड्रैगन गांव पहुंचे उसे जमीन पर पिन कर दो, फिर सब पुराने मॉडल बलिस्टी से अटैक करेंगे। मीरा मान जाती है। तभी ड्रैगन उठ खड़ा होता है। वैन सोचता है बलिस्टी लोड करने में और टाइम चाहिए। तभी डी अपने आदमियों के साथ दौड़ता हुआ आता है। वो सीधा ड्रैगन पर चार्ज करता है। वैन को बोलता है, फिक्र मत करो, हमारे पास तुम्हारे बनाए इक्विपमेंट हैं। डी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन ड्रैगन ब्लॉक कर देता है और टेल से उन्हें उड़ा देता है। बाकी नाइट्स किसी तरह ब्लॉक करते हैं, लेकिन तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। ड्रैगन अब उन पर और गुस्सा हो जाता है। एस्पार्टा फिर से विशाल अर्थ वॉल बनाकर उसे दबा देता है। डी अपने आदमियों को रिट्रीट का ऑर्डर देता है। ड्रैगन मलबे के पीछे से जल्दी उठ खड़ा होता है। वैन सोचता है अब फिनिश करने का टाइम है। वो मीरा को अटैक करने को कहता है। मीरा अपनी सबसे पावरफुल फायर बॉल बनाती है और ड्रैगन पर मार देती है। विशाल एक्सप्लोजन होता है। डी और उसके आदमी मुश्किल से फ्रेंडली फायर से बचते हैं। ड्रैगन दर्द से चीखता है। वैन गांव वालों को फायर करने का ऑर्डर देता है। पावरफुल एरोज की बारिश से ड्रैगन आखिरकार गिर जाता है, लेकिन डी जाकर डबल चेक करता है। ड्रैगन अभी भी जिंदा था। आखिरी ताकत से वो डी को काटने के लिए लंजेस करता है। डी साइड में हटकर बचता है और ग्रेट सोर्ड से एक ही वार में ड्रैगन का सिर काट देता है। वैन ऐलान करता है, हम जीत गए। पूरा गांव खुशी से चीयर करने लगता है। तभी आर्ट और टिल उसकी जांच करने आते हैं। मीरा भी वहां पहुंचती है। वो वैन को ड्रैगन स्लेइंग के लिए कंग्रेचुलेट करती है। वैन कहता है, बहुत क्लोज फाइट थी। मीरा कहती है, फिर भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आम गांव तो ड्रैगन के अटैक से मिट जाते। इस गांव में हीरोज जैसे एस्पार्टा और डी हैं। सबसे जरूरी ड्रैगन की स्केल्स पियर्स करने वाले वेपन्स हैं। वैन फिर भी संतुष्ट नहीं। वो सोचता है बलिस्टी को अपग्रेड करना चाहिए ताकि वो 10 कंसेक्यूटिव राउंड्स फायर कर सकें। मीरा कहती है, अब ड्रैगन स्लेइंग सेरेमोनी होनी चाहिए। ड्रैगन हराना छोटी बात नहीं। ड्रैगन स्लेयर सबसे सम्मानित टाइटल है जो वॉरियर पा सकता है। इस लड़ाई में डी ने ड्रैगन को फिनिश करके ये टाइटल कमाया है। जल्दी ही सेरेमोनी शुरू होती है। वैन लोगों को सम्मान देता है और मीरा को हैंडल करने देता है क्योंकि वो बेहतर जानती है। मीरा गांव वालों से कहती है, ज्यादातर गांव और शहर ड्रैगन के अटैक से बर्बाद हो जाते, लेकिन इस गांव ने बिना किसी कैजुअलिटी के ड्रैगन को हरा दिया। सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं डी, हीरोइक नाइट, जिसने एक स्लैश में ड्रैगन का सिर काटा, एस्पार्टा, जीनियस मेज, जिसने एफर्टलेसली ड्रैगन को पिन किया, और वैन, जिसने ऐसे वेपन्स बनाए जिन्होंने ड्रैगन को नीचे गिराया। मीरा देखती है कि वैन शर्मा रहा है और खुश भी। वो सोचती है, इतने सारे लोगों से मिली लेकिन वैन जैसा कोई नहीं देखा। मीरा रॉयल कैपिटल के नाइट्स परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन जैसे ही उसकी फायर मैजिक की एप्टीट्यूड पता चली, परिवार ने उसे सबसे ज्यादा पैसे देने वाले नोबल परिवार को बेच दिया। उसने कड़ी मेहनत की, 16 साल की उम्र में नाइट कमांडर बनी, कई बैटल्स में ग्लोरी कमाई और वाइट काउंटेस का टाइटल पाया। फिर एक दिन काउंट फर्डिनांडो ने उसे आर्ट को एस्कॉर्ट करने के लिए बुलाया, जो दूर के गांव में नोबल से शादी करने जा रही थी। मीरा को लगा ये ओवरकिल है, ईमेल से काम चल सकता था, लेकिन काउंट जिद्दी था। मीरा ने नर्वस आर्ट से कहा, अगर लड़का डियर्ड निकला तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी तेरे लिए। लेकिन आर्ट को दूसरी फिक्र थी, क्या मुझे परिवार से निकाल दिया जा रहा है क्योंकि मैं यूजलेस हूं? मीरा ने कहा, तेरे सारे सिबलिंग्स के फियांसेज हो गए, अब तेरी बारी है। आर्ट के प्रति मीरा का मन नरम पड़ गया क्योंकि वो भी छोटी उम्र में घर छोड़ रही थी। खुशी की बात, वैन सबसे कमाल का लड़का निकला और मीरा खुश है कि आर्ट उससे शादी करने वाली है। अचानक मीरा आगे बढ़ती है और डिक्लेयर करती है कि वो वैन के साथ अलायंस बनाने वाली है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। मीरा वैन से कहती है, अभी तुम्हें डैड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेरे साथ अलायंस से तुम्हें सपोर्ट मिलेगा। काउंट फर्दिन की आर्मी से भी डरने की जरूरत नहीं। जल्दी ही पूरा किंगडम जान जाएगा कि हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई तुम्हें मेस नहीं करेगा। वैन समझ जाता है ये मौका बहुत अच्छा है। वो खुशी खुशी अलायंस एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन वैन एस्पार्टा से गांव के फ्यूचर पर बात करता है। एस्पार्टा कहता है, तुम्हारे बनाए मजबूत फोर्ट्रेस वॉल्स ने ड्रैगन के खिलाफ काम किया, अब विलेज प्लानिंग पर ध्यान दो। वैन मानता है। याद आता है, एस्पार्टा चाहता था भविष्य में 10,000 लोगों वाला शहर बने। एस्पार्टा कहता है, नए रेजिडेंट्स ढूंढो, पॉपुलेशन बढ़ाओ और विलेज को सिटी में बदलो।
तभी टिल आता है और बताता है कि मर्चेंट ब्रदर्स बेल और रैंगो आए हैं अपनी कंपनी के दूसरे मर्चेंट्स के साथ। वैन एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है पहले फॉरेस्ट ड्रैगन का मटेरियल बेचो, फिर सिटी प्लानिंग में जुटो। वे वेयरहाउस में जाते हैं जहां ड्रैगन के रॉ मटेरियल्स रखे हैं। वैन ब्रदर्स से पूछता है कितने पैसे मिल सकते हैं। वे कहते हैं लार्ज फॉरेस्ट ड्रैगन बहुत रेयर और वैल्यूएबल है। स्केल्स, क्लॉज, साइज अच्छी कंडीशन में है। कंजर्वेटिव अप्रोच से भी 100 प्लैटिनम कॉइन्स मिल सकते हैं। रियल वर्ल्ड में भी मिलियनेयर बन जाओगे। फिर सीनियर मर्चेंट्स कार्कस को ध्यान से देखते हैं और चुपके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वैन पूछता है उनकी राय। वे हाथ रगड़ते हुए कहते हैं सारा ड्रैगन का पार्ट्स हमें बेच दो, बेहतर बायर नहीं मिलेगा, सबसे ऊंची प्राइस देंगे। फिर बोलते हैं 60 प्लैटिनम कॉइन्स देंगे सबके लिए। ये ब्रदर्स ने जो बताया था उससे बहुत कम था। वैन दोबारा बात करने का सोचता है। सीनियर मर्चेंट्स पैनिक हो जाते हैं। वे ब्रदर्स को कोने में ले जाते हैं। कहते हैं साथ चलो, एक ही कंपनी है, क्लूलेस ब्रैट से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओ। ब्रदर्स कहते हैं ऑनेस्ट मर्चेंट्स की तरह फेयर वैल्यू देना चाहिए। वेटरन्स गुस्से में कहते हैं अपनी ऑनेस्टी लेकर जहां चाहिए वहां डालो, यहां कोई दूसरा मर्चेंट नहीं आएगा, ये लड़का मजबूर होकर हमारी प्राइस पर बेचेगा। वैन सब सुन लेता है। वो बोलने वाला होता है लेकिन ब्रदर्स पहले बोल पड़ते हैं। वे गर्व से कहते हैं हम ऑनेस्ट बिजनेस करेंगे, लॉन्ग टर्म में यही सबसे ज्यादा फायदा देगा। वैन के साथ ऑनेस्ट रहना सबसे अच्छा है। सीनियर मर्चेंट्स नाराज होकर कर्स करते हैं और कहते हैं तुम नूब्स को मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स से निकाल देंगे। दोनों ग्रीडी बास्टर्ड्स चले जाते हैं। वैन ब्रदर्स से पूछता है सच में निकाल देंगे क्या। वे कहते हैं हाँ, हायर अप्स वेटरन्स का साथ देंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत गिरेगी। वैन सजेस्ट करता है अपनी ट्रेडिंग कंपनी क्यों नहीं शुरू करते। दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं ट्रेडिंग कंपनी शुरू करना आसान नहीं, 3 बड़े स्टेप्स पूरे करने पड़ते हैं। पहला मर्चेंट गिल्ड रजिस्ट्रेशन फी, दूसरा अपना शॉप, तीसरा किसी टाइटल्ड नोबल का एंडोर्समेंट। वैन के पास सिर्फ एक टाइटल्ड नोबल है। वो तुरंत मॉमी मीरा के पास जाता है। मीरा बिना सोचे एंडोर्स कर देती है। वैन कहता है सोच लो, मैरी चेंबर ऑफ कॉमर्स रॉयल फैमिली बैकड है, ट्रबल हो सकता है। मीरा कहती है इतनी बड़ी कंपनी छोटे नोबल को सपोर्ट करने पर ध्यान नहीं देगी, और मैं अच्छे काम करके अपनी इमेज अच्छी करना चाहती हूँ। ये इंसिडेंट से लोग जानेंगे मैंने 2 ऑनेस्ट मर्चेंट्स की मदद की। वैन सजेस्ट करता है अगर तुम्हें पब्लिसिटी चाहिए तो ड्रैगन स्लेइंग का क्रेडिट ले लो, फिर मेरी फैमिली को पता नहीं चलेगा। मीरा कहती है ड्रैगन स्लेइंग बड़ा मैटर है, लोग इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच वैन और डी तक पहुंचेगी, तुम रोक नहीं सकते कि फैमिली को पता चले। वैन निराश होता है, डर लगता है फैमिली उसे समन करेगी और विलेज किसी और को दे देगी। मीरा कहती है इससे बचने का एक ही तरीका, अपना टाइटल लो। सारे नोबल्स के पास टाइटल होता है, इनहेरिट करते हैं या मेहनत से कमाते हैं। वो कहती है मैं नाइट से शुरू हुई, लंबा रास्ता लिया, लेकिन तुम मार्की के बेटे हो, किंग से आसानी से बैरन का टाइटल मिल सकता है। वैन समझ नहीं पाता। मीरा कहती है ड्रैगन स्लेइंग का ग्लोरी खुद क्लेम करो, ये टाइटल पाने के लिए काफी है। वैन पैनिक हो जाता है, उसे सारी अटेंशन और क्लाउट नहीं चाहिए। मीरा कहती है यही एक रास्ता है, मैं समझती हूं तुम्हारी वरी, मेरे पास टाइटल आते ही एनिमीज बने, लेकिन मैंने उन्हें ऐश कर दिया बॉस की तरह। तुम पर अटैक करने वाले एनिमीज पर बलिस्टी फायर कर दो, कोई चैलेंज नहीं करेगा। वैन सोचता है सबसे इलीगल लेकिन इफेक्टिव लाइफ हैक सीख लिया। वो पूछता है क्या तुम्हें ड्रैगन स्लेइंग का ग्लोरी प्रमोशन के लिए नहीं चाहिए। मीरा अपना इनर प्रेडेटर दिखाती है और कहती है मुझे छोटे बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर वैन ब्रदर्स के पास जाता है और बताता है मीरा उनका साथ दे रही है। वे शॉक्ड होते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, समझते हैं अब अपनी ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हैं। वे तुरंत ड्रैगन पार्ट्स खरीदते हैं 130 प्लैटिनम कॉइन्स में, कैपिटल में बेचने की तैयारी करते हैं। लेकिन ट्रबल आता है, सीनियर मर्चेंट्स कैरेजेस ले गए। ब्रदर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वैन कहता है मैं कैरेज बना दूंगा। तभी मीरा भी आती है और अपने वॉर हॉर्सेस लैंड कर देती है, जो हॉर्सेस में ओलंपिक लेवल एथलीट्स हैं। उधर 2 मनी ग्रबिंग बास्टर्ड्स हंस रहे हैं कि ब्रदर्स रोते हुए आएंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया नहीं। अचानक मीरा नए कैरेज के साथ उन्हें ओवरटेक कर जाती है। मर्चेंट्स को सेकंड लगता है समझने में, फिर रियलाइज करते हैं क्या हुआ।
भाई लोग अपनी खुद की ट्रेडिंग कंपनी बनाने वाले हैं और मीरा उनकी मदद कर रही है। जल्दी ही मीरा रॉयल कैपिटल पहुंचती है और किंग डीनो के सामने जाती है। राजा उसे देखकर बहुत खुश होता है और पूछता है, क्या फिर से प्रमोशन मांगने आई हो? मीरा कहती है, नहीं, मैं अपने फ्रेंड के लिए नोबल टाइटल मांगने आई हूं। राजा उत्सुक हो जाता है और पूछता है, वो यहां क्यों नहीं आया? मीरा बताती है, वो एक दूर के विलेज की रक्षा कर रहा है, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन उसने बहुत बढ़ी बढ़ी चीजें हासिल की हैं और ये तो बस उसकी जर्नी की शुरुआत है। राजा और भी इंटरेस्टेड हो जाता है, पूछता है, कौन है वो? क्या अचीवमेंट्स हैं उसके? मीरा बताती है, वो है वैन, मार्केस फेर्तियो का सबसे छोटा बेटा। उसने फॉरेस्ट ड्रैगन को डिफीट किया है। पूरी कोर्ट में हलचल मच जाती है, सब मर्मर करने लगते हैं। राजा तुरंत पूछता है, क्या वो पावरफुल एलिमेंटल मेज है? मीरा कहती है, नहीं, वैन के पास प्रोडक्शन मैजिक है और वो अब भी सिर्फ 8 साल का है। फिर वो वैन की तारीफ में ऐसे ऐसे बातें करने लगती है। जैसे ही वो विलेज में पहुंचा, बैंडिट्स का अटैक हो रहा था। उसने मुट्ठी भर नाइट्स और एडवेंचरर्स के साथ मिलकर बैंडिट्स को हरा दिया। फिर प्रोडक्शन मैजिक से पूरे रन डाउन विलेज को फोर्ट्रेस में बदल दिया। उसके बाद फॉरेस्ट ड्रैगन से लद्दा और उसे भी डिफीट कर दिया। राजा को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। ये तो सेंटा क्लॉज पर यकीन करने से भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मीरा फॉरेस्ट ड्रैगन का एक फैंग प्रूफ के तौर पर ले आई है। वो राजा से कहती है, आप खुद चलकर वैन के विलेज को देख लो। एक बार देख लोगे तो वैन को बैरन से भी बड़ा टाइटल दोगे और ज्यादा टेरिटरी भी दोगे। राजा को आइडिया पसंद आता है और वो तुरंत वैन को बैरन का टाइटल दे देता है। मीरा ये बात पब्लिकली अनाउंस कर देती है ताकि सब वैन के बारे में बात करने लगें। वो सोचती है, अब देखते हैं आगे क्या मजेदार होता है। इधर विलेज में वन घरों को रीमॉडल कर रहा है, कुछ नए घर भी बना रहा है ताकि विलेज भरा भरा लगे। वो विलेज के बाहर 2 बहुत ऊंची टावर्स भी बनाता है जो सिविलाइजेशन का प्रूफ हैं और थ्रेट देखने में भी मदद करती हैं। फिर वो टावर के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करता है। ऊपर से पूरा विलेज देखते हैं। एस्पार्ता कहता है, अब इसे विलेज नहीं टाउन कहना चाहिए और नाम रखते हैं वैन टाउन। वैन गुस्सा हो जाता है, मेरा नाम ब्रांड मत बनाओ। लेकिन बाकी सबको नाम पसंद आता है। फिर टिल ने केक बनाया था, वो सब खाते हैं क्योंकि अब शॉप में सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। तभी काम को गेट के पास कुछ लोग दिखते हैं। वैन जाता है देखने, गेट खोलता है तो कुछ गंदे मैले भूखे लोग वो सेड विलेज ढूंढ रहे हैं। वैन एस्पार्ता से पूछता है, ये सेड तो क्या है? एस्पार्ता बताता है, विलेज का पुराना नाम था, हालांकि ऑफिशियल नहीं था। वैन उनसे पूछता है, तुम क्या चाहते हो? वो बताते हैं, हम पास के विलेज से हैं, वहां हेवी टैक्सेस हैं, कोई काम करने वाला नहीं बचा। लॉर्ड ने यंग लोग आर्मी में ले लिया। सुना कि यहाँ विलेज बहुत बदल गया है, इसलिए रिलीफ की उम्मीद में आए हैं। वैन समझता है ये फर्डिनेंड काउंटी के लोग हैं जहां उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। वो हेजिटेट करता है रेफ्यूजीज को एक्सेप्ट करने में। थोड़ा सोचता है और फिर एक्सेप्ट कर लेता है। उनसे पूछता है, क्या तुम मेरे सिटीजन्स बनना चाहोगे? ग्रुप का लीडर पूछता है, सच में? हमारे पास टैक्सेस देने के पैसे भी नहीं हैं। वैन कहता है, टैक्सेस की चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और अच्छा खाना दूंगा। सब सोचते हैं, क्या ये हेवन ऑन अर्थ है? वैन पूछता है, तुम्हारे विलेज में कुल कितने लोग हैं? लीडर बताता है, 300 लोग हैं। वैन कहता है, मैं कुछ एडवेंचरर्स भेजता हूं सबको यहां लाने के लिए। लीडर भावुक हो जाता है, आपकी काइंडनेस का बदला कैसे चुकाएंगे? वैन हम्बल बनकर कहता है, कैरेजेस भी भेज दूंगा लगेज के लिए। लीडर कहता है, हमारे पास काउज हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। वैन खुश हो जाता है, काउज हैं तो डेयरी शुरू कर सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स खा खाकर मजा आएगा। जल्दी ही ऑर्थो और उसके फ्रेंड्स उन विलेजर्स को एस्कॉर्ट करके वैन टाउन लाते हैं। वे सोचते हैं, वैन का डिसीजन बिल्कुल बेवकूफी भरा है। ग्रीन हेयर्ड नर्ड बैडी उन्हें डांटता है, चुप रहो और अपना काम करो। फिर सब बिखर जाते हैं और नए विलेजर्स को कंफर्ट करने लगते हैं। ऑर्थो एक थकी हुई औरत को उठाता है। वो कहती है, मुझे यहां आने का बिल्कुल मन नहीं था, ये जगह तो और भी रिमोट है। ऑर्थो हंसते हुए कहता है, ज्योग्राफी तो सही है, लेकिन जो विलेज जा रही हो वो पैराडाइज है। जल्दी ही सब टाउन पहुंचते हैं। वैन ने रेफ्यूजीज के लिए बारबेक्यू तैयार किया है। वे इतना डिलिशियस खाना देखकर यकीन नहीं कर पाते, आंखों में आंसू लेकर मांस खाने लगते हैं। फिर सब वैन के पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हमारे लिए कोई काम है?
हम अपनी लिविंग खुद अर्न करना चाहते हैं। वैन समझ जाता है। उन्हें डर है कि काम नहीं करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। वो कहता है, तुम स्टोर्स चला सकते हो जो मैं बना रहा हूं, और फील्ड्स में भी काम कर सकते हो। वे कहते हैं, फील्ड्स का काम तो आता है लेकिन बिजनेस चलाना नहीं आता। वैन कहता है, कॉम्प्लिकेटेड काम एजुकेटेड लोग देख लेंगे, तुम जो कर सकते हो वो करो। तभी विलेज चीफ आता है और नए गेस्ट्स का स्वागत करता है। कहता है, वैन ने हमारी जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है, अब हम चाहते हैं तुम भी इसे एंजॉय करो। नए लोग पहले से ही ओवरवेल्म्ड हैं, लेकिन वैन रुकता नहीं। उन काउस के दूध से केक भी बनवाया है। नए रेजिडेंट से कहता है, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। मैं विलेज को टाउन बनाऊंगा, फिर सिटी बनाऊंगा। सबको लगता है आखिरकार अब हम सिर्फ सर्वाइव नहीं, जी भी पाएंगे। इसके बाद वान टाउन के सारे रेजिडेंट्स एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। वैन दो विलेजेस और मरमेड क्लैन के लोग आपस में फ्रेंड्स बनते देखकर खुश होता है। एस्पार्टा कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। फिर अचानक ओल्ड बटलर कहता है कि अब एजुकेशन रिज्यूम करने का टाइम है। वैन पैनिक हो जाता है और कहता है कि काम खत्म करके अभी पढ़ाई शुरू करना अनरीजनेबल है। एस्पार्टा कहता है कि स्टडिंग से कभी कोई मरा नहीं और क्लासरूम में बैक लगाओ। वैन को लगता है कि सफरिंग होने वाली है, लेकिन लकीली ऑर्थो और उसकी टीम तभी पहुंचती है। वैन एक्साइटेड होकर पूछता है कि हंट सक्सेसफुल रहा या नहीं। ऑर्थो उदास दिखता है और डंजन एंट्रेंस डिस्कवर करने के लिए सॉरी कहता है। वैन को कुछ पल लगते हैं याद करने में कि वे डंजन एंट्रेंस डिस्कवर न करने की कोशिश कर रहे थे। वो समझ नहीं पाता कि इग्नोर कर सकते हैं तो इश्यू क्या है, लेकिन एस्पार्टा कहता है कि अब डंजन डिस्कवर हो गया है तो लॉ के अकॉर्डिंग राजा को रिपोर्ट करना जरूरी है। वैन रियलाइज करता है कि उसका छोटा टाउन अभी हजारों एडवेंचरर्स को हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है, और ऊपर से उसके फादर को भी यहाँ की सारी डेवलपमेंट पता चल जाएगी। और तो अभी भी बैड फील कर रहा है। वैन उसे चिल करने को कहता है, क्योंकि जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। वो मिस्टर हॉरिजॉन्टली गिफ्टेड कुजाला को ऑर्डर देता है कि वो खुद कैपिटल जाकर डंजन रिपोर्ट कराए, क्योंकि वो पार्टी स्काउट है। और तो सजेस्ट करता है कि मॉरल सपोर्ट के लिए वे भी साथ जाएं। लेकिन वैन कहता है कि ऑर्थो और मेज प्लूरल डंजन एंट्रेंस के आसपास एक्सप्लोर करें। वे 1 लार्ज गोल्ड कॉइन रिवॉर्ड पर अग्री करते हैं और फैटी को अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन वैन उसे बेहतर रिवॉर्ड देता है, मिथ्रिल से बना सोड। अचानक ऑर्थो और प्लूरल भी उसके साथ जाना चाहते हैं। खैर, कुजाला मिथ्रिल सोड देखते हुए कैपिटल के लिए निकल जाता है। वो लकी फील करता है कि इतना अमेजिंग रिवॉर्ड मिला। तभी वो एक रेक्ट कैरेज देखता है जिसे ऑक्स ने अटैक किया था। कुजाला कॉन्फिडेंट होकर ऑर्क्स से फेस करता है, क्योंकि मिथ्रिल शॉर्ट सोर्ड है। वो चार्ज करता है और आसानी से ऑर्क्स को आउटपेस कर देता है। मिथ्रिल सोर्ड साफ स्लैशेस मारता है और पूरी ग्रुप को मिनट्स में फिनिश कर देता है। उसी के बाद एक प्रिटी गर्ल फ्लमरिया आती है और थैंक यू कहती है कि उसने उसकी लाइफ बचाई। वो फैटी की बटरिंग करती है कि वो जरूर फेमस हीरो है, जजिंग बाय स्किल और स्टाइल। वो कहता है कि वो बस एडवेंचरर है, अभी फेमस भी नहीं हुआ। कुजाला रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो फ्लमरिया कहती है कि वो रॉयल कैपिटल वॉक करके जा रही है। अगर कभी कैपिटल आए तो वो रीपे जरूर करेगी। कुजाला कहता है कि वो भी उसी डायरेक्शन जा रहा है तो उसके हॉर्स पर हॉप ऑन कर ले। फ्लमरिया ट्रबल नहीं देना चाहती, लेकिन फैटी तुरंत उसे हॉर्स पर बिठा देता है और कहता है कि इस तरह प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो पूछता है कि कैपिटल क्यों जा रही है। वो उदास होकर बताती है कि उसके फादर बैरन थे, लेकिन बैटल में मर गए और टेरिटरी एनिमी ने कॉन्कर कर लिया। अब वो होमलेस है, इसलिए कैपिटल में नोबल हाउसहोल्ड में मेड बनना चाहती है, या पॉपुलर ओनली फैंस मॉडल। कुजाला बिना डेलिकेसी के कहता है कि वो भी फ्री है और उसके साथ रिमोट विलेज चल सकती है जहां काम जरूर मिलेगा। फैटी हर्स के लिए रिस्क लेने का फैसला करता है और कहता है कि प्रोटेक्ट करेगा अगर साथ आए। फ्लैमरेया सैड स्माइल के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। विलेज में वापस वैन स्पार्टा से कहता है कि एडवेंचरर्स के लिए सेपरेट सेटलमेंट बनाएगा जो जल्दी आने वाले हैं। स्पार्टा आइडिया लाइक करता है और सजेस्ट करता है कि वहां गवर्नर अपॉइंट करो। वन तुरंत स्पार्टा को गवर्नर अपॉइंट कर देता है। फिर स्पार्टा रिकमेंड करता है कि नाइट ऑर्डर फॉर्म करो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए विलेज और न्यू सेटलमेंट में। वान कहता है कि सेडोनाइट ऑर्डर डी के अंडर फॉर्म करेगा विलेज प्रोटेक्ट करने के लिए और स्पार्टानाइट ऑर्डर एडवेंचरर्स मैनेज करने के लिए। फिर वो एडवेंचरर आउटपोस्ट बनाना शुरू करता है विलेज के बाहर। डी और विलेजर्स मटेरियल्स गैदर करने लगते हैं। वैन को आइडिया आता है और डी से कहता है कि विलेजर्स को नाइट ऑर्डर में रिक्रूट करो,
लेकिन दोनों शॉक्ड होते हैं जब पता चलता है कि श्रूड ओल्ड बटलर पहले ही हर हेल्थी एडल्ट को रिक्रूट कर चुका है। वैन ओल्ड मैन से हार मानकर डिस्पेयर करता है। तभी के आता है और बताता है कि कुजाला वापस आ गया है और सरप्राइज गेस्ट लाया है। वान कुजाला का वेलकम करता है। वो खुशी से बताता है कि कैपिटल में न्यू डंजन का रिपोर्ट फाइल कर दिया। वान पूछता है कि उसके साथ वाली लेडी कौन है। फैटी कहता है कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए साथ लाया। वैन फ्लम्ब्रिया का वेलकम करता है। वो कहती है कि कुजाला ने कैपिटल के पास ऑर्क्स से बचाया और उसे ट्रू हीरो कहकर प्रेज करती है। वैन दोनों के बीच ऑब्वियस रोमांटिक टेंशन देखकर खुश होता है कि कम से कम किसी ने सोलमेट पा लिया। अचानक वो एग्रेसिव तरीके से राउडी डिलिंक्वेंट्स को राइड करते देखता है और पैंट स्क्रैप कर लेता है सोचकर कि बैंडिट्स हैं जो रॉब करने आए हैं। फैटी चिल करने को कहता है कि ये बस ओवर ईगर एडवेंचरर्स हैं जो न्यू डंजन की खबर सुनते ही रश कर आए। राउडी एडवेंचरर्स पहुंचते हैं और वैन वगैरह को विलेज के अंदर जाने को कहते हैं क्योंकि ऐसा प्लेस डेंजरस है। वैन पहले तो स्टन्ड होता है और सोचता है कि बैड लोग हैं, लेकिन काम कहता है कि मैड मैक्स सीरीज से निकले इडियट्स हैं, सही तरीके से बात नहीं करते लेकिन जेन्युइनली वरीड हैं। फ्लैम्ब्रिया कहती है कि स्केरी लग रहे हैं। ये बात एडवेंचरर्स को हैमर की तरह लगती है और वे रिपीट करते हैं कि ऐसे किड्स डेंजर में बाहर नहीं होने चाहिए। वैन कहता है कि विलेज बहुत क्लोज है तो रियल डेंजर नहीं है। मैड मैक्स क्रू यकीन नहीं कर पाते कि रिमोट विलेज में इतनी ह्यूज वॉल्स कैसे। वॉन टेलिंग की बजाय शोविंग डिसाइड करता है। वुड ब्लॉक से टेम्पोरेरी फेंसिंग बनाता है। एडवेंचरर्स शॉक में हेड्स ग्रैब कर लेते हैं अमेजिंग मैजिक देखकर। तभी डी और रॉ मटेरियल लेकर आता है। जैसे ही डी वैन का नाम लेता है, एडवेंचरर्स शॉक्ड होते हैं कि फेमस वैन नायो बस एक ब्रैट है। डी मोहॉक क्रू पर मैड होकर उनके सोर्ड को ईज से स्लैश कर देता है। वे तुरंत फियर और रिस्पेक्ट करने लगते हैं। उस दिन से डी को देखकर हमेशा बाउ डाउन करते हैं। लेकिन जब डी नहीं होता तो वैन के पास इकट्ठा होकर पूछते हैं कि एक किड इतना ह्यूज विलेज कैसे मैनेज कर रहा है। कुछ डेज बाद ऑर्थो और पार्टी मिशन से लौटते हैं। वे टाउन में और एडवेंचरस देखकर शॉक्ड होते हैं। वैन उनसे पूछने से पहले कुजाला अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आता है। वे पार्टी को ग्रीट करके रूम की तरफ जाते हैं। सब स्टन्ड रह जाते हैं। कोई यकीन नहीं कर पाता कि फैटी सबसे पहले बैडी बैग कर लेगा। वैन कहता है कि दोनों के लिए हाउस बनाएगा। ऑर्थो रिग्रेट करता है कि कुजाला को अकेला कैपिटल भेज दिया। वॉन सिंगल लूजर की मोपिंग इग्नोर करता है और प्लूरल से पूछता है कि क्या मिला। वो बताती है कि डंजन एंट्रेंस के आसपास कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, लेकिन वो कैनियन में है जो एक्सेस करना हार्ड है। कहती है कि जगह बिग कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर वैन खुद वहां जाए और कुछ बिल्ड करे तो डिफरेंट हो सकता है। वैन उसकी इंटेंशन समझ जाता है, लेकिन पीसफुल विलेज लाइफ छोड़कर डंजन पर बिल्ड करने नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि वो किड है, कर्फ्यू है, जल्दी घर लौटना पड़ता है। वो कहती है कि स्पार्टा से परमिशन ले लेंगे और प्रोटेक्ट भी करेंगे। वैन भी हार नहीं मानता और कुछ ऐसे डिमांड्स रखता है जो प्लूरल पूरी नहीं कर पाएगी, ऐसा वो सोचता है। वो कहता है कि डंजन जाते वक्त डिजर्ट्स चाहिए, नैप भी लेना है, टिल और काल्म को भी साथ ले जाना है, साथ में आर्ट भी, क्योंकि आर्ट के पास खुद को डिफेंड करने की कोई एबिलिटी नहीं है। डी और स्पार्टा नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें सिटी बनाने पर फोकस करना है और इतने सारे लोगों को एस्कॉर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होंगे। वैन अपने अनरीजनेबल रिक्वेस्ट्स पर बहुत प्राउड है। सोचता है प्लूरल ये सब फुलफिल नहीं कर पाएगी, लेकिन प्लूरल खुशी खुशी अग्री कर लेती है और कहती है कल सुबह निकलेंगे। वैन पूरी तरह डम्फाउंडेड हो जाता है। प्लूरल चली जाती है और डिप्रेस्ड ऑर्थो को उठने को कहती है। कल क्वेस्ट के लिए वैन को गार्ड करने वाले लोग ढूंढो। अगले दिन वैन कैरेज में डंजन की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा। काल्म भी साथ है। मोशन सिकनेस की वजह से और भी ज्यादा नफरत कर रहा है। लग रहा है वैन के सजेशन की वजह से ग्रज रखेगा। अचानक एक जाइंट ट्रॉल सामने आ जाता है। मोहॉक क्रू बिना एक सेकंड वेस्ट किए उस पर चार्ज कर देती है। बहुत जल्दी उसे डाउन कर देते हैं। वैन इंप्रेस तो होता है, लेकिन उनकी कांस्टेंट शाउटिंग और स्क्रीमिंग से अनॉयड भी है। इस बीच आर्ट सीनरी का मजा ले रही है। टिल उसके साथ है। वैन देखकर खुश होता है। तभी ऑर्थो बताता है कि डंजन एंट्रेंस लगभग आ गया। वॉन विंडो से बाहर झांकता है और देखकर फ्रीक आउट हो जाता है। तुरंत कैरेज रुकवाता है क्योंकि एक वाइड कैनियन क्रॉस करना है और वहां पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है, 2 वुडन लॉग्स, और उनमें से एक डिलिंक्वेंट उस पर बैलेट कर रहा है। वन ये देखकर पूरी तरह पैनिक हो जाता है। फिर देखता है
ऑर्थो और कुजाला दूसरे लॉग पर नॉनशलेंटली खड़े हैं। पूछ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? वैन रियलाइज करता है कि एडवेंचरर्स को ओशा गाइडलाइंस का बिल्कुल पता नहीं। बेसिक्स से सिखाना पड़ेगा। वो तुरंत सबको सिट डाउन होने को कहता है और रिस्क मिनिमाइज करने के बारे में सोचने को बोलता है, क्योंकि कुछ जगहों पर एक छोटी सी गलती लाइफ ले सकती है। मोहॉक क्रू समझ नहीं पाते। कुजाला को भी फर्क नहीं पड़ता। वो हैप्पीली लॉग्स पर डांस कर रहा है। वो कॉन्फिडेंट है कि कुछ नहीं होगा क्योंकि खुद पर ट्रस्ट है। वैन कहता है, अगर मैं लॉग को किक कर दूं तो तुम जरूर मौत के नीचे गिर जाओगे। कुजाला फ्रीक आउट हो जाता है। फिर वैन सबको बताता है कि भले ही स्किल्ड हो, लेकिन लॉग रोल हो जाए या क्रैक हो जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए ज्यादा केयरफुल रहना होगा। एडवेंचरर्स अग्री करते हैं कि अब केयरफुली वॉक करेंगे, लेकिन वैन के पास बेटर आइडिया है। वो अपनी एबिलिटी से एक स्टर्डी ब्रिज बना देता है और सबको दूसरी तरफ ले जाता है जहां डंजन एंट्रेंस है। मोहॉक क्रू से पूछता है कि यहां किस तरह की बिल्डिंग्स चाहते हो। उनके आइडियाज में कसिनो और डिज्नीलैंड शामिल है। वैन रियलाइज करता है कि उनसे यह सवाल पूछना ही इडियटनेस थी। वो खुद डिसाइड करता है कि क्या जरूरी है। सबसे पहले एक स्टर्डी स्टील डोर बनाता है ताकि मॉन्स्टर डंजन से बाहर ना निकल सकें। फिर एक ह्यूज हॉस्टल बनाता है जहां एडवेंचरर्स रह सकें और डंजन में फ्रीक्वेंटली जा सकें। मोहॉक क्रू तुरंत अंदर भागते हैं चेक करने। कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम और जनरल रेस्टिंग एरिया है, सेकंड फ्लोर पर कैफेटेरिया, थर्ड फ्लोर स्लीपिंग एरिया और स्पेशियस बैल्कनी जहां से नेचर का ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। मोहॉक क्रू सब देखकर अमेज्ड है। सब वैन की तारीफ करते हैं कि एडवेंचरर्स की हर जरूरत का ध्यान रखा। वैन कहता है रेन वाटर कैच करने के टैंक्स भी बनाए हैं, वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज करना। मोहॉक क्रू पॉइंट समझ नहीं पाते, लेकिन कमांड मान लेते हैं। फिर वैन ऑर्थो को कहता है, तुम इंचार्ज हो, मैं मेंटली रेडी नहीं हूं डिलिंक्वेंट्स हैंडल करने के लिए। सूरज ढल रहा है। वैन कहता है कर्फ्यू का टाइम हो रहा है, घर पहुंचना है वरना स्पार्टा डांटेगा। एडवेंचरर्स हंसते हैं कि वैन भी किसी से डरता है क्योंकि वो किड है। वैन पिस्ट हो जाता है। तभी आर्ट अटेंशन मांगती है और पूछती है, ये ग्लोइंग क्रिस्टल क्या है जो मैंने अभी फाउंड किया? वैन शॉक हो जाता है। ये प्योर माइथिल का ह्यूज क्रिस्टल है। आर्ट की तारीफ करता है। सब विलेज वापस लौटते हैं जहां एस्पार्टा क्रीपी स्माइल के साथ वैन का इंतजार कर रहा है। वैन देखते ही समझ जाता है कि स्क्रूड है। फ्रेंड्स की तरफ मदद मांगता है। टिल, काल्म और आर्ट एस्पार्टा से टेरिफाइड हैं। वैन ऑर्थो से कहता है, सेव मी। एडवेंचरर्स की हेल्प करते करते लेट हो गया। ऑर्थो रिलक्टेंटली ब्लेम लेने आगे आता है। एस्पार्टा ऑर्थो को शटअप कहकर साइड कर देता है और वैन को लेक्चर के लिए अंदर घसीट ले जाता है। कुछ देर बाद वान आर्ट को विलेज में वॉक पर ले जाता है। आर्ट कहती है, तुम्हारे आने के बाद विलेज कंप्लीटली चेंज हो गया है, यहां रहने वाले सब हैप्पी होंगे। वैन पूछता है, तुम क्या फील करती हो? आर्ट पहले समझ नहीं पाती। वैन पूछता है, क्या यहां रहना चाहती हो? आर्ट थोड़ी टिमिडली रिएक्ट करती है। वैन कहता है, स्ट्रेस मत ले, एंगेजमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस जानना चाहता हूं तुम क्या चाहती हो। आर्ट सोचकर बोलती है, वो एंगेजमेंट विथ वैन ही चाहती है। वैन ब्लैंक हो जाता है। आर्ट सुपर एम्बैरेस्ड हो जाती है। वैन कहता है, भूल जाऊंगा तूने ये कहा, लेकिन अंदर से बहुत हैप्पी है कि ये क्यूटी उसके लिए डाउन बैड है। हालांकि वो अंदर से ग्रोन एडल्ट है, थोड़ा क्रीपी लगता है। कुछ दिन बाद मर्चेंट ब्रदर्स बेल और रैंगो विलेज वापस आते हैं। वैन पूछता है, ट्रेड कंपनी सेटअप हुई? वे थैंक यू कहते हैं, सब वैन की वजह से हुआ। वाइल्ड ड्रैगन्स के मटेरियल्स का पेमेंट देते हैं। वैन कैजुअली टिल को दे देता है। टिल वाइब्रेट करने लगती है। इतनी बड़ी अमाउंट पहली बार हैंडल कर रही है। वैन पूछता है, मीरा तुम्हारे साथ विलेज क्यों नहीं आई? ब्रदर्स बताते हैं, वो काउंट फेर्डिनांडो से बात करने गई, मर्चेंट गिल्ड में रिकमेंड करने के बाद। मीरा को लगता है वैन के साथ रहना ज्यादा इंटरेस्टिंग और रिवॉर्डिंग होगा काउंट फेर्डिनांडो के मुकाबले। वैन शॉक हो जाता है कि बैडास मॉमी अब उसके विलेज में रहेगी, लेकिन ब्रदर्स बबल फोड़ देते हैं। वो बस वैन के विलेज के पास अपना टेरिटरी लेने की प्लान कर रही है। के श्योर है कि जल्दी मिल जाएगा। फिर ब्रदर्स कहते हैं, इससे भी बेटर चीज लाए हैं। कैरेज से ह्यूज वुडन बॉक्स निकालते हैं। खोलते हैं तो मशीन बो है जो 10 एरोज एक साथ फायर कर सकता है। वैन एंजॉय चिल्लाता है, यही चाहिए था ब्रांड न्यू बॉलिस्टी बनाने के लिए। तुरंत मशीन क्रॉसबो मैंशन ले जाता है और रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू कर देता है। आर्ट कहती है, क्रॉसबो मिलने पर जितना हैप्पी है प्लैटिनम कॉइन्स मिलने पर उतना नहीं। वैन मानता है। जैसे ही समझ आता है क्रॉसबो कैसे काम करता है, नैनो मटेरियल के ब्लॉक पर एबिलिटी यूज करके क्रॉसबो बना देता है। आर्ट इंप्रेस हो जाती है, लेकिन जब वैन फायर नहीं कर पाता तो आर्ट कहती है, कभी कभी तुम भी फेल हो जाते हो। वैन इंटेंशन समझ नहीं पाता। आर्ट पैनिक हो जाती है, सोचती है ऑफेंडेड हो गया।
वैन हंसता है, मैं तो हमेशा फेल होता हूं। प्रोडक्शन मैजिक के अलावा कुछ स्पेशल नहीं है मुझ में। आर्ट कहती है, ऐसा नहीं है, तुम स्मार्ट हो, वेल एजुकेटेड हो, सोर्ड्समैनशिप में टैलेंटेड हो। मेरे पास तो कुछ अच्छा नहीं है। वैन कहता है, मेरे पास भी टैलेंट नहीं है, चाहे तो एस्पार्टा के नीचे पड़ सकती हो, जल्दी टैलेंटेड बना देंगे। आर्ट चकल करती है। फिर वैन मैजिक एप्टीट्यूड पूछता है। आर्ट का स्माइल वैनिश हो जाता है। टिल अश्योर करती है, आंसर मत दे, अगर कंफर्टेबल नहीं। लेकिन ट्रेम्बलिंग वॉइस में आर्ट बताती है, मैरियोनेट मैजिक में एप्टीट्यूड है। टिल और वैन दोनों शॉक हो जाते हैं। नोबल्स मैरियोनेट मैजिक को यूजलेस मानते हैं, प्रोडक्शन मैजिक जितना ही हेटेड है। लेकिन वैन फ्यूचर वाइफ को डिप्रेस्ड नहीं देख सकता। कहता है, तुम्हारा मैजिक एक्साइटिंग लगता है, रियली देखना चाहता हूं। आर्ट हेजिटेट करती है, सोचती है लाइक नहीं करेगा। वैन कहता है, मैरियोनेट मैजिक यूज करने वाले रेयर हैं, तुम एकमात्र हो जिसे मैं जानता हूं। पुश करने पर आर्ट अग्री करती है। वैन डॉल बनाता है। आर्ट पावर एक्टिवेट करती है, डॉल को डांस कराती है। वैन इतना इंप्रेस होता है कि एक्साइटेड होकर हैंड्स ग्रैब कर लेता है। लिमिटलेस पोटेंशियल है तुम्हारे मैजिक में। टिल भी प्रेस करती है, सजेस्ट करती है ज्यादा डॉल्स बनाएं ताकि विलेजर्स के सामने डांस करा सकें। आर्ट श्योर नहीं, क्योंकि मैजिक शो करने लायक नहीं लगती। वैन कहता है, मेरे प्रोडक्शन मैजिक के बारे में भी लोग यही कहते थे। मेरे फादर ने फेलियर कहा था, लेकिन मैंने उसी मैजिक से लोगों को हैप्पीनेस दी। खुद पर बिलीव करो। आर्ट कहती है, तुम्हारी बातों पर बिलीव करूंगी, बेस्ट करूंगी। उस रात वैन सारे विलेजर्स और एडवेंचरर्स को विलेज सेंटर में न्यूली बिल्ट स्टेज पर बुलाता है। सब क्यूरियस हैं क्यों बुलाया। वैन स्टेज पर आता है और बताता है, आज आर्ट की मैजिक से शो होगा। सब इंट्रीग्ड हो जाते हैं। आर्ट डीप ब्रेथ लेती है, काल्म होती है, मैजिक यूज करके लाइफ साइज पपेट खड़ा करती है। सब अमेज्ड। लेकिन कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं मैरियोनेट मैजिक को और कहते हैं, ये कर्स्ड मैजिक है, पास्ट में किंग और नोबल्स पर अटैक के लिए यूज हुई थी। आर्ट फ्रीज हो जाती है। लोग और बातें करने लगते हैं। आर्ट और नर्वस हो जाती है। वैन तुरंत इंटरवीन करता है, सबको पेशेंट रहने को कहता है। आर्ट को रीअश्योरिंग ग्लांस देता है। आर्ट हैप्पी मोमेंट्स याद करती है जो साथ बिताए, उन्हें इंस्पिरेशन बनाकर पपेट को ग्रेसफुली डांस कराती है। क्राउड मेस्मराइज्ड हो जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होने पर स्पीचलेस रहते हैं। आर्ट एंग्शियसली बॉ करती है। अचानक सब अप्लॉज और चीयर से बर्स्ट कर देते हैं। आर्ट बिलीव नहीं कर पाती कि उसके मैजिक को इतना लव मिल रहा है। वैन कंग्रेचुलेट करने आता है। आर्ट टाइटली हग कर लेती है, रोते हुए थैंक यू कहती है। अगले दिन काल्म अर्जेंट न्यूज लेकर वैन के ऑफिस में दौड़ता है। रॉयल फैमिली का क्रेस्ट वाला कैरेज गेट पर खड़ा है। वैन गेट पर दौड़ता है। पूरा कैरावैन वहां है, मीरा भी। आर्ट मीरा को चेयरफुली ग्रीट करती है। मीरा शॉक होकर वैन से पूछती है, इतने कम टाइम में आर्ट को इतना चेंज कैसे किया। वैन कहता है, वो अपनी एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट नहीं थी, मैंने बस उसे दिखाया कि कितनी वंडरफुल हैं। मीरा इंप्रेस होती है। फिर याद आता है असली काम क्या है। वैन को किंग के सामने नील करने को कहती है। वैन तुरंत उबे करता है। किंग डीनो आता है और बताता है, तुम नोबल बन गए हो, अब से नेशन की सर्विस में खुद को डेडिकेट करना। वैन फॉर्मली अफर्म करता है। किंग कहता है, ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट करता हूं। फिर वैन के टेरिटरी में डिस्कवर्ड डंजन का टॉपिक उठाता है। जल्दी ऑफिशियल टीम भेजेंगे इंफॉर्मेशन गैदर करने। फिर फॉरेस्ट ड्रैगन स्लेइंग का जिक्र करता है। अमेजिंग फीट है, लेकिन थरली वेरीफाई करना होगा। एडवाइजर कहता है, किंग खुद वेरीफाई करने आए हैं, सारे क्वेश्चंस ऑनेस्टली आंसर करो। वन प्रॉमिस करता है, ऑनेस्टली जवाब दूंगा, लेकिन बदले में किंग से ओपन माइंड रखने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि कुछ बातें बिलीव नहीं कर पाओगे। किंग इंटरेस्टेड हो जाता है और ओपन माइंडेड रहने का प्रॉमिस करता है। फिर वैन किंग और पार्टी को विलेज में ले जाता है, टूर देता है, वॉल, ट्रेंचेस, बलिस्टी सब डिटेल में बताता है। किंग एडवाइजर अपर्टा से पूछता है, क्या सोचते हो। अपर्टा कहता है, बलिस्टी यूजफुल है लेकिन इनकन्वीनियंट टू यूज। वैन डेमो देने को तैयार है। के को ऑर्डर देता है फॉरेस्ट में शॉट फायर करने को। के ओबे करता है, बोल्ट फायर करता है। मैसिव एक्सप्लोजन होती है। किंग और एडवाइजर ब्लोन अवे। कहते हैं बालिस्टी आर्चमेज की पावर से राइवल करता है। स्टार शेप्ड फोर्ट्रेस वॉल के बारे में क्यूरियस होते हैं। वैन एक्सप्लेन करता है, यूनिक शेप की वजह से एनिमीज को ऑल साइड से अटैक कर सकते हैं। एडवाइजर हॉरर में आईज वाइडन करता है, सोचकर एनिमीज का क्या होगा। मीरा कहती है, फोर्ट्रेस एरियल असॉल्ट रोकने के लिए परफेक्ट है। वैन कहता है, फ्लाइंग एनिमीज पर बलिस्टी कैसे काम करेगा, श्योर नहीं हूं, भले ही कई बना लिए हों। अपर्टा पूछता है, बलिस्टी खुद बनाए। वैन अफर्म करता है। किंग सीरियस हो जाता है, वार्न करता है,
लाइज टॉलरेट नहीं करूंगा। वैन कहता है लाइंग नहीं कर रहा। मीरा सपोर्ट करती है, बिलीव करो और भी चीजें हैं जो डम्बफाउंडेड कर देंगी। एडवाइजर पूछता है बलिस्टिक का डिजाइन किसने बनाया? वैन कहता है मैंने। फिर विलेज डेवलपमेंट के बारे में पूछता है जो नॉर्मली ईयर्स लेता है। वैन कहता है हार्ड वर्क किया, सबने मटेरियल्स गैदर करने में हेल्प की, टेरिटरी की वॉल्स 4 महीने में बनाई। किंग और एडवाइजर बिलीव नहीं कर पाते। मीरा कहती है डेमो देखो तो बिलीव करोगे। वैन ग्लैडली लेक तक अकंपनी करने को कहता है। विलेज से गुजरते हैं, सब ग्रीट करते हैं। वैन किंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। एडवाइजर पूछता है क्या तुम अपने लोगों से ऐसे ही कैजुअल बातें करते रहते हो? वैन हाँ कहता है। एडवाइजर फिर से शॉक हो जाता है। रास्ते में मोहॉक क्रू से टकराते हैं। किंग और एडवाइजर पूरी तरह बैम्बूजल्ड हो जाते हैं, ये जानकर कि वैन ऐसे डिलिंक्वेंट से भी फ्रेंड है। आखिरकार लेक पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां शॉक, लेक मरमेड से भरा हुआ है। किंग की आंखें फैल जाती हैं, इतनी रेयर स्पीशीज वैन के बैकयार्ड में। अचानक वैन स्पार्टा से अर्थन वॉल बनाने को कहता है। ओल्ड बटलर तुरंत कमांड फॉलो करता है और इंस्टेंट में ह्यूज वॉल खड़ी कर देता है। वैन वॉल को टच करता है फिनिशिंग टच देने के लिए और वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट वॉल बन जाती है। किंग का जबड़ा आधा नीचे गिर जाता है, लेकिन और भी शॉकिंग चीजें इंतजार कर रही हैं। वैन उसे मरमेड्स के कॉमन एरिया में ले जाता है। मरमेड चीफ किंग के बारे में पूछता है। वैन कहता है ये मेरा बॉस है। मरमेड चीफ सिंसियर रिस्पेक्ट दिखाने डिसाइड करता है। तुरंत किंग को ग्रीट करने जाता है और फ्रेंडशिप कमेमोरेट करने के लिए गिफ्ट देता है। एक दूसरी मरमेड ग्लोइंग रेड स्टोन प्रेजेंट करती है। वैन उसे उठाता है। मीरा सबसे पहले रिकॉग्नाइज करती है ये क्या है। एडवाइजर 1 सेकंड बाद समझता है और फ्रीक आउट हो जाता है। ये ओरिकलम है, गॉड्स का मेटल कहलाता है क्योंकि कितना रेयर और वैल्यूएबल है। कहता है इस ब्लॉक से स्वॉर्ड बनाओ तो फोर्ज करने में ही 100 प्लेटिनम कॉइन्स लगेंगे। किंग कहता है माइजर मत बनो, ओरिकलम स्वॉर्ड तो ऑटोमेटिकली नेशनल ट्रेजर होगा। इस बीच वॉन ब्लॉक को स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। किंग नोटिस करता है तो वैन स्वॉर्ड पीछे छिपा लेता है। किंग पूछता है क्या तुम अपनी पावर से स्वॉर्ड्स भी बना सकते हो? वैन क्वेश्चन इवेड करने की कोशिश करता है। मीरा कहती है ऑनेस्ट हो जा। किंग प्रॉमिस करता है जो चाहोगे रिवॉर्ड दूंगा। वैन कहता है विलेज में परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। किंग पूछता है कैपिटल आ जाओ, बहुत सक्सेसफुल बन जाओगे। फिर विलेज क्यों? वैन जवाब देता है यहां लोगों और विलेज को प्रोटेक्ट करना है जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। किंग प्रॉमिस के बाद नो कह नहीं सकता। कहता है रिमोट रीजन में छोड़ना शेम है, लेकिन जब पॉसिबल हो कंट्री के साथ काम करना। वैन प्रॉमिस करता है जितना कर सकता हूं कंट्री के लिए करूंगा। विलेज में पीसफुल लाइफ जी पाने से ग्लैड हूं। फिर किंग कहता है अब डंजन ले चलो, खुद वेरीफाई करना है क्योंकि इतनी दूर आया हूं। वैन कहता है डंजन जाकर वापस आने में टाइम लगेगा, किसी और दिन कर लो। किंग को वैन का कैजुअल एटीट्यूड पसंद नहीं आता। अचानक विलेजर्स चिल्लाते हुए आते हैं, ड्रैगन ने अटैक कर दिया। वैन तुरंत ऑर्डर देता है सब बलिस्टिक के पीछे चले जाओ। मीरा से भी हेल्प मांगता है। तभी ह्यूज फ्लाइंग ड्रैगन विलेज के ठीक ऊपर आ जाता है। लेकिन यहां वीडियो खत्म हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वॉचिंग के लिए थैंक्स, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।